स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोगों ने पहले हमारे चैनल पे देखा होगा ओसीएम से रिलेटेड, तो मैंने स्टडी स्ट्रैटेजी लाई थी और उस स्टडी स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी जो है मैंने उसके अंदर बताया था कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, और ऑलरेडी हमने जो है 2 वीडियोस डाले हैं जिसके अंदर मैंने चैप्टर 1 एक रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर पूरा चैप्टर 1 का 1 आवर के अंदर रिवीजन था। देन चैप्टर 2 रिकॉर्ड किया है और चैप्टर 2 का सिर्फ उसके अंदर पार्ट 1 है वो चैप्टर 2 का, जिसके अंदर मैंने 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है डाले हैं। मैं बाकी भी लेके आऊंगा, बट मैं अभी सबसे पहले चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 4 से स्टार्ट करने का रीजन क्या है कि ये चैप्टर 4 आपके पूरे बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। जो पूरे बुक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एक चैप्टर 4 और एक चैप्टर 8। सो चैप्टर 4 मैं आज सबसे पहले मतलब ये आज के वीडियो में सबसे पहले रख रहा हूं ताकि आप लोगों को चैप्टर 4 से सारे दिक्कतें खत्म हो जाए, बिकॉज चैप्टर 4 में से बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको पेपर में आएगी, ये इसका वेटेज जो है, इसका वेटेज कंपेयर टू बाकी चैप्टर से अगर माना जाए तो इसका वेटेज जो है सबसे ज्यादा है। यानी इसका वेटेज जो है चैप्टर 4 का वेटेज नहीं करके 80 में से 15 टू 18 मार्क्स का जो पेपर है वो चैप्टर 4 में से ही जो सिर्फ आएगा। सो इसी वजह से सबसे ज्यादा वेटेज होने की वजह से मैं चैप्टर 4 जो है आपके सामने सबसे पहले रिवाइज करा रहा हूं। ओके, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमको क्या लिखना है, बेसिकली बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है? बिजनेस सर्विसेज का मतलब यह होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो उस बिजनेस के अंदर ना बहुत सारी सर्विसेज हमें हेल्पफुल लगती है। अब कैसी टाइप की बिजनेस सर्विसेज होती है? सो सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज में बैंक्स होते हैं हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो बैंकिंग, जैसे मान लो अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं तो मेरा जब एक बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस में मुझे बैंक का सबसे ज्यादा जो है हेल्प चाहिए होता है। सर 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट एक 1 क्वेश्चन बोलो ना जो आपको लगता है आएगा ही। जो चैप्टर 4 है ना, मैं चैप्टर 4 इसीलिए करा रहा हूं बिकॉज चैप्टर 4 में से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 8 मार्क्स का चैप्टर 4 में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसी चैप्टर में से एक 5 मार्क का भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चैप्टर 4 में से एक 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, नहीं 5 मार्क का, तो 4 मार्क का या 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और एक वन डिस्टिंग्विश बिटवीन भी जो है इस चैप्टर में से रहेगा। सो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो 8 4 12 13 और नहीं करके मैंने बोला है पहले 15 से 18 मार्क का क्वेश्चन 80 में से सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में से आएगा। तो इसके बाद के जो बच रहे हैं, यानी एक 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, एक 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और एक 4 मार्क का डिस्टिंग्विश। तो ऐसे करके 8 4 12 12 4 16 और उसके बाद जो बच गए 4 5 मार्क, वो 4 5 मार्क के लिए आपको जो है बाकी चीजें आ जाएंगी, यानी ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ आ जाएगा। सो इस तरह से चैप्टर 4 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, चलो। सो हमको सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग पढ़ना है। बैंकिंग क्या सर्विसेज है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैंक आते हैं, तो कितने टाइप्स ऑफ बैंक हमारे इंडिया में अवेलेबल है, ये सारी चीज जो है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे इंश्योरेंस के ऊपर, बिकॉज जब मैं एक बिजनेस चलाता हूँ ना, मान लो अगर मेरी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, तो प्रोडक्ट मैंने एक बार अगर प्रोडक्शन कर लिया, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सारे गुड्स मैं पर्टिकुलर जगह पे मैं स्टोर करूंगा। तो स्टोरेज हाउस में जब मैं रखूंगा ना, तो वेयर हाउस, तो मैं वेयर हाउस का अपना क्या करवा के लूंगा, वेयर हाउस और साथ साथ उन गुड्स का इंश्योरेंस करवा के लूंगा, ताकि अगर कल को वो मेरा गुड्स जो है खराब भी हो जाए ना तो भी मुझे भारी नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम ट्रांसपोर्ट। एक बिजनेस में बिना ट्रांसपोर्ट के कोई काम हो नहीं सकता है। सो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये 5 जो ये है 5 इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज है। ये 5 इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 8 मार्क का अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो बैंकिंग में से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 8 मार्क का क्वेश्चन आपको बैंकिंग में से रहेगा या तो इंश्योरेंस में से 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनमें से 8 मार्क के क्वेश्चन आपको जो है आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा 8 मार्क के क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर के बारे में बता दिया। अब आता हूं मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, बेसिकली इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट आंसर है ना, मैं फटाफट उसको जो है रिवाइज करते जाऊंगा। उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है, आपको अगर आंसर आता है तो आपको कैसे उस आंसर को लिखना है, क्या क्या लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो में जो आपको बता दूंगा। ओके, सो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है वीडियो चलने वाला है। सो इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके वो 2 पार्ट देख लेना। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 1 पूरा मैंने रिवाइज करवाया है, सेकंड पार्ट में मैंने चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करवाया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट अभी बाकी है, वो मैं पार्ट नंबर 4 जब अपलोड करूंगा तो उसमें मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी मैं चैप्टर 4 लूंगा, चैप्टर 4 के बाद डायरेक्ट मैं चैप्टर 8 पे चलूंगा। ठीक है, बिकॉज ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आ जाओ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सर्विसेज है क्या?
तो आपको जो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर आ सकता है सर्विसेज के ऊपर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और वहां लिख देंगे सर्विसेज। तो आपको लिखना है सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते। सो इनटेंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्टेड नॉट स्टॉप। ना तो आप सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सर्विसेज को हम बना नहीं सकते, ना हम सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, और ना ही हम उसे रख सकते हैं स्टॉक करके। सर्विसेज का मतलब क्या है, देखो एक बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज होती है। गुड्स ऐसी चीजें हैं जिनको हम बेच सकते हैं, जिसको हम जैसे अगर मैं मान लो, अगर मैं मेरा एक सर हिंदी में 4 मार्क्स मिलेंगे क्या? क्या विरुद्धार्थी शब्द एंड समानार्थी शब्द में क्वेश्चन नंबर की प्रिंटिंग मिस्टेक है? नहीं, वहां पे नहीं मिलेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक था तो वो आप अगर आपने जो क्वेश्चन जैसा डाला है सेम क्वेश्चन अगर आप डालोगे तो ही मार्क्स मतलब मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा आप सिर्फ गलत लिख के आओगे तो गलत के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, तो गुड्स में ये बोल रहा था कि मान लो कि एक बिजनेस है मेरा बिजनेस है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का मेरा बिजनेस है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो है मेरा बिजनेस है, और मैं टीवी फ्रिज बेचने का काम करता हूँ। सो मेरा बिजनेस क्या है, मैं टीवी फ्रिज बेचता हूँ। तो टीवी फ्रिज बेचना मेरे लिए, मेरी बिजनेस में वो टीवी फ्रिज जो है मेरे वो गुड्स है। लेकिन जब जो मैं बागा को भेज रहा हूँ, बागा को मैं क्या बोल रहा हूँ, बागा तू जा इसके घर पे डिलीवर करके आ, और डिलीवर करने के बाद वहां पे प्रॉपरली जो है क्या करना है, इंस्टॉल करके आना। तो बागा जब जा रहा है, तो बागा क्या कर रहा है, जा रहा है लेके, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम बिजनेस वाले हैं, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है, सामान बेचना। अब मैंने जिस कस्टमर को बेचा तो कस्टमर का काम है उसको लेके जाना, लेकिन भिड़े बोलता है कि नहीं मुझे जो है मेरे घर तक पहुंचा के चाहिए। तो मैंने बागा को बोला, बागा एक काम कर, लेके जा इसके घर पे पहुंचा के। तो बागा ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किसी से लिया और उसके घर तक पहुंचाया, देन उसके घर पे जाके इंस्टॉल करके आया। तो उसको बागा ने एक सर्विस प्रोवाइड की। तो सर्विस इस तरह से है कि हम यहाँ पे मैन पावर का अवेलेबल होना सर्विसेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटली सर्विसेज जो है मैन पावर के ऊपर चलती है। सो इस तरह से सर्विसेज इनटैंजिबल है, यानी आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सर्विसेज को आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। सर्विसेज बनाई नहीं जा सकती है, ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती है, इस तरह से सर्विसेज है। सर्विसेज को स्टोर करके आप भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो कई बार ऐसा होता है, डिफिकल्ट होता है हमें ये चीज समझ पाना कि सर्विसेज और गुड्स में क्या फर्क है, बिकॉज जो गुड्स और सर्विसेज से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑन ओनरशिप टेक प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड। देखो मैंने बागा को भेजा, तो क्या बागा उसका भिड़े का हो गया क्या? आप भिड़े का एम्प्लॉय होगा क्या? नहीं, बागा अभी भी मेरा एम्प्लॉय ही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्प्लॉय अभी भी। बागा बस क्या कर रहा है, वहां पे जाके सर्विस दे रहा है, ठीक है। सो सर्विसेज को आप बोल सकते हो कि सर्विसेज जब कोई दी जाती है तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं होता है, यानी आपका ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है सर्विसेज में, ठीक है। सो इस तरह से सर्विसेज है। सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट नहीं की कर सकते हो। सर्विसेज इंस्टेंटली पेरिशेबल होती है, अगर आपने तुरंत जो है उसका लाभ नहीं होता है तो सर्विसेज खराब हो जाएगी। पेरिशेबल मतलब ऐसी चीज जो खराब हो जाती है, यानी उसको आप फ्यूचर के लिए यूज के लिए नहीं रख सकते हो, ठीक है। सर्विस दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम, यानी सर्विसेज तुरंत जो है बनती है और तुरंत उसको कंज्यूम किया जाता है। सो इस तरह से होता है, यानी तुरंत जो है, अगर मान लो कि मेरा एक मसाज पार्लर है, तो वो मसाज पार्लर में मैंने मान लो कि 4-5 लड़के लोगों को रखा है, 4-5 लड़के लोग जो है को रखा गया है, और वो लोग मसाज देने वाले हैं वहां पे। तो अगर मसाज दे रहे हैं, तो जो मसाज लेने के लिए उस पार्लर में आए हुए हैं, मसाज पार्लर में, तो उनको तुरंत जो है वहीं के वहीं उनको सर्विसेज तुरंत मिलेगी और तुरंत खत्म हो जाएगी। यानी वहां पे लोग बैठे हुए लेटे हुए वहां पे तुरंत उनको मसाज किया और वहीं पे उनकी सर्विसेज उन्होंने कंज्यूम की और वहां पे सर्विसेज खत्म। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को थोड़ा मसाज अभी दे दो, थोड़ा मसाज मैं घर पे जाने के बाद लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ओके। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं हम सर्विसेज का, एक छोटा सा डेफिनेशन। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है, एक्टिविटीज बेनिफिट्स और सैटिस्फैक्शन व्हिच आर ऑफर्ड फॉर सेल। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे बेनिफिट्स या फिर ऐसे जो है सैटिस्फैक्शन जो कि सेल के लिए ऑफर किया जाता है, नहीं बेचने के लिए ऑफर किया जाता है या फिर प्रोवाइड किया जाता है, किससे? कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड। उन चीजों को जो है हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे बागा वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे मैं डायरेक्ट कोई सर्विस नहीं ऑफर कर रहा हूं, बट मैं कनेक्शन, मेरे सेल ऑफ गुड्स, मैंने अगर टीवी फ्रिज बेचा है तो उसके साथ मेरा वो सर्विसेज कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स, अभी भी काफी कम स्टूडेंट्स है, अपने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो जिससे कि उनको भी जो है हेल्प मिल जाए, बिकॉज ये काफी देर तक चलने वाला है। तो आपको जो भी दिक्कतें होंगी, जो डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। इनकेस अगर आप चैट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग चैट कर सको, ओके, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज के फीचर क्या है? अगर ये क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। सो हमको 4 मार्क के हिसाब से 5 पॉइंट जो इसके याद करने हैं, कुछ भी करके, ठीक है।
सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम इसे टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल इन नेचर है। सर्विसेज एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इसी वजह से हम इसे टच या देख नहीं सकते। और सर्विसेज को सिर्फ क्या किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, किसके जरिए, बाय द बायर और द रिसीवर। जो खरीदता है सर्विसेज को या उसको वो एक्सपीरियंस कर सकता है, या फिर जो सर्विसेज को ले रहा है वो जो है एक्सपीरियंस कर सकता है। ओके, सर्विसेज लैक्स मटेरियल फॉर्म। सर्विसेज का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होती है, वो इंटेंजिबल होती है नेचर में, यानी उसको हम देख या टच नहीं कर सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स, यानी सर्विसेज को आप ऐसा गुड बोलते हैं ना कि एक डेमो के जैसे नहीं ला सकते हो। सर्विसेज डायरेक्ट ऑफर होती है। गुड बोलते हैं ना, गुड्स को हम एक डेमो रखते हैं। जैसे मान लो कि एक मोबाइल है, मोबाइल अच्छा बेचने से पहले, रमेश एकदम अच्छा मजे में, मोबाइल बेचने से पहले हम क्या हो सकता है, मोबाइल अगर हम बेच रहे हैं तो मोबाइल बेचने से पहले हम एक डमी फोन रखते हैं, डमी फोन दिखाते हैं और मोबाइल जो है देन बेचते हैं। तो इस तरह से वो मोबाइल बेचते हैं, लेकिन सर्विसेज में वो चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट बाय द कस्टमर बाय डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज अंडर सेम टाइम। और अगर सर्विसेज जो बेच रहा है, तो सर्विसेज जब बेच रही है तो उसको जो है अच्छा इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा। मेरा बर्थडे है आज, मुझे आपने आशीर्वाद चाहिए। मिस्टर एक्स, बहुत ज्यादा आशीर्वाद। अगर आपका फिजिक्स का पेपर है तो भगवान करे आपको 70 में से 68 69 तो आए ही आए, और अगर आपका ओसीएम का पेपर है तो भी भगवान करे आपको 80 में से 78 79 आए ही आए, ठीक है। चलो आ जाते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जो है जो सर्विस देने वाला है और जो सर्विस है वो दोनों सेपरेट नहीं हो सकती है। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज, ये दोनों चीजें कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी अगर मुझे सर्विसेज चाहिए तो मुझे उस समय पे उस सर्विस प्रोवाइडर का वहां अवेलेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है वो सर्विसेज को मैं जो है क्या कर पाऊंगा, हासिल कर पाऊंगा। तो इनसेपरेबिलिटी, यहाँ पे किन लोगों की इनसेपरेबिलिटी की बात की जा रही है, सर्विसेज की और सर्विस प्रोवाइडर की। ये दोनों क्या है, सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज। तो जब भी हम सर्विसेज को डिलीवर करते हैं तो उस समय पे सर्विस प्रोवाइडर का वहां पे होना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, ठीक है। इस तरह से जो है सर्विसेज इनसेपरेबल है। और ठीक है, चलो आ जाते हैं हम इन थर्ड पॉइंट के ऊपर, इनकंसिस्टेंसी। देखो, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एकदम सेम टू सेम, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है चेंज मतलब उसके अंदर चेंजेस आते सकते हैं टाइम टू टाइम। देखो, भले ही सेम सर्विस प्रोवाइडर क्यों ना हो, लेकिन वो सेम सर्विस प्रोवाइडर जो है अगर 10 लोगों को सर्विसेज दे रहा है, 10 अलग अलग लोगों को सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 100% आइडेंटिकल सर्विसेज 10 के 10 लोगों को दे। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ये सर्विसेज जो है ये एक मैनमेड थिंग है, यानी यहाँ पे मैन पावर का यूज होता है। तो मैन पावर का यूज होने की वजह से जो है यहाँ पे क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क जो है जरूर आएगा ही आएगा। तो इस वजह से इनकंसिस्टेंसी होती है सर्विसेज के अंदर। ओके, इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भले सर्विस प्रोवाइडर क्यों ना सेम हो, सर्विस की क्वालिटी जो है टाइम टू टाइम डिफर हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब है सर्विसेज जल्दी खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाती है? सर्विस का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों जो है इनसेपरेबल है। यानी इनसेपरेबल मतलब जब सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसी समय उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। आप आज प्रोड्यूस करके कल कंजम्पशन के लिए नहीं रख सकते। ओके, ठीक है। तो इस तरह से पेरिशेबिलिटी, अगर आप तुरंत नहीं उसका कंजम्पशन लोगे तो सर्विसेज खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द वेकेंट सीट ऑफ द मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ द एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द आफ्टरनून फ्लाइट ऑफ द सेम एयरलाइन। जैसे मान लो सर फिजिक्स पढ़ा दो, फिजिक्स हो गया, GWS के फिजिक्स का रिवीजन लिया गया है। चैनल पे जाओ, पूरा 10 घंटे का वीडियो है, 10 के 10 चैप्टर का जो है रिवीजन लिया गया है। 3 पार्ट में पूरा वीडियो है। पार्ट नंबर 1 4 घंटे का है, दूसरा पार्ट 1 घंटे का है, और जो लास्ट थर्ड पार्ट है वो अभी सुबह से लिया गया है, वो 2 घंटे का है। सो इस तरह से जो है पूरा वीडियो लिया गया है फिजिक्स का, और पूरा का पूरा जो है फिजिक्स उसके अंदर कवर किया है, ठीक है। जाओ वहां से रिवीजन कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी चीजें जो है इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। चलो आ जाओ बात है पेरिशेबिलिटी के ऊपर। सो पेरिशेबिलिटी में ये कह रहा था कि अगर मान लो एक मॉर्निंग फ्लाइट है, मतलब आप एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हो और मॉर्निंग की अगर कोई फ्लाइट है, अगर मॉर्निंग की वो फ्लाइट वेकेंट रहती है, अगर मान लो आप मॉर्निंग में जाते हो, आपने मॉर्निंग का फ्लाइट का सीट बुक किया था और आप किसी रीजन की वजह से मॉर्निंग में आपने फ्लाइट नहीं ये कर पाए, नहीं आप पकड़ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इवनिंग में भी सेम फ्लाइट ले सकोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि वो जब आपने सर्विसेज उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ली थी, तो आप उसी टाइम तक उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बाद में वो खराब हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल दूं, मान लो ट्रेन का आपने सीट बुक किया है, मान लो 27 अक्टूबर का आपका सीट है, 27 अक्टूबर का
S15 में सीट नंबर 40 आपने बुक किया है, तो आप 27 अक्टूबर को ही S15 में सीट नंबर 40 पे आप जाके बैठ सकते हो। ऐसा नहीं आप 28 अक्टूबर को जाके बैठोगे तो आपको बैठने नहीं जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस कब तक के लिए बुक की थी, 27 अक्टूबर के लिए ही बुक की थी, ठीक है। सो इस तरह से ये सर्विसेज होती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, सर्विसेज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, जैसे कि ऑल सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल इन नेचर। कुछ कुछ सर्विसेज होती है, जैसे मान लो आपको मसाज पार्लर का मैंने एग्जांपल देता हूं, मसाज पार्लर में आपको जाना है तो आपने टिकट बुक किया, तो आप अपने जगह किसी और को भेज सकते हो। या फिर मान लो आपको थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, थिएटर में आपने पैसा भरा है और आप सर्विस एंजॉय कर रहे हो, आपके सामने जो है इतने बड़े स्क्रीन पे मूवी चल रहा है, तो आप वो सर्विस एंजॉय कर रहे हो। तो आप चाहो तो आप खुद जा सकते हो, अगर आपको नहीं जाना तो आपने अपना टिकट किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, वो चली गया, तो ये ट्रांसफरेबल है। लेकिन अगर यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मैंने ट्रेन का वापस एग्जांपल लेता हूं या एयरलाइन का, तो वहां पे आपके नाम पे टिकट बुक है, आप वहां पे अपने नाम का टिकट किसी और को नहीं दे सकते हो। इस तरह से यहाँ पे कुछ कुछ सर्विसेज ट्रांसफरेबल होती है और कुछ कुछ सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल होती है नेचर में। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू द कस्टमर। और यहाँ पे ओनरशिप की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बोला था ना कि अगर मान लो ये बागा वाला एग्जांपल वापस लेता हूं, तो बागा को जब मैंने वहां पे सर्विस देने भेजा है, सर ओसीएम मतलब क्या होता है, ओसीएम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स का ये सब्जेक्ट है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज इसके अंदर पूरी कराई जाती है। चलो आ जाओ। सो मैं ये कह रहा था कि सर्विसेज जो है ट्रांसफर नहीं की जा सकती है सर्विस प्रोवाइडर से, यानी अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, मान लो कि बागा को मैंने भेजा है, तो बागा को मैंने अगर भेजा भिड़े के घर पे, तो भिड़े जो बागा अभी भी मेरा एम्प्लॉय है, वो भिड़े का एम्प्लॉय नहीं हो गया, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये हो क्या सर्विसेज में जो है सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर को जो है ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो जाती है। अगर मैं ट्रेन का एग्जांपल लूं, अगर बागा वाले से नहीं समझोगा, तो अगर मैं मान लो ट्रेन का एग्जांपल लेता हूं, तो ट्रेन में अगर मैंने कोई सीट बुक की है, तो वो सीट मेरी नहीं हो जाती है, सीट मैंने सिर्फ बुक की है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीट का ओनर मैं हूं, सीट का ओनर अभी भी गवर्नमेंट ही है, या जिसकी वो ट्रेन है वो अभी भी वही ओनर है, सीट का ओनर मैं नहीं हूं, मैंने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सीट बुक की है, ठीक है। उसके बाद वो सीट अभी भी उन्हीं की है, मैं सिर्फ उसकी सर्विसेज एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, सर्विसेज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज सर्विसेज में आप कोई गुड्स नहीं ट्रांसफर करते हो जिससे कि वो एंजॉय करके लंबे समय तक जो है एंजॉय करते रहे। सर्विसेज में आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और सामने वाला जो है बोल रहा है कि नहीं मुझे सर्विस नहीं चाहिए, तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कंज्यूमर जो सर्विस को ले रहा है वो भी वहां पे इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना पार्टिसिपेशन के आप सर्विसेज को ऑफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सर्विसेज बिना कंज्यूमर के ऑफर जो है नहीं हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। और कस्टमर को आपको मैक्स टू मैक्स सेटिस्फाई करना है जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बिकॉज एकमात्र वो तरीका है उसको सेटिस्फाई करने का, बिकॉज उसके बाद ही वो वापस से आपको सर्विसेज लेने का ये करेगा, ठीक है। सर इतने कम स्टूडेंट क्यों है? अब सदुमती, अब तो अभी आपने सदुमती आप आ ही रहोगे, तो पिछले 2 वीडियो से आप देख रहे हो कि जब हम लोग लाइव लेते हैं तो 250 से 300 बच्चे चले जाते हैं, और वहां पे फिर सब लोग बोलते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गया, वो दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई। लेकिन जब लेक्चर लेते हैं जिससे कि पहले ही हम उन दिक्कतों को बता दें, तो लेक्चर्स में आप आते नहीं हो, देन आप बोलते हो कि सर यहाँ पे छूट गया, वो छूट गया, सर आपने नहीं बताया था। तो हम लोग लाइव में लेके बताते हैं, बट आप जब तक आओगे नहीं तब तक नहीं। अब देखो ओसीएम का आ जाना सदुमती, आप उस दिन में आना, 25 को ओसीएम का पेपर है, उस दिन मैं लाइव लूंगा 2 बजे के बाद, 2:15 बजे लाइव लूंगा, देखना उस दिन कितने बच्चे लाइव में रहेंगे और अभी कितने लोग हैं। लेक्चर हो रहा है तो लाइव में नहीं आ रहे हो, बट जब आंसर होता है तब आते हो जरूर। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, यस इंपॉर्टेंट है रोशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, रोशनी वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर भी आ जाऊंगा, मैं एक पॉइंट लेके चलूंगा। अब देखो सर्विसेज को मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, बिकॉज सर्विसेज एक कहीं ना कहीं ये पूरे चैप्टर का वो डेफिनेशन मेन है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि सर्विसेज क्या होता है। अब जो है मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज अब मैं फटाफट चलूंगा। देखो सर्विसेज में हमको 5 टॉपिक पढ़ना है, एक बैंकिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसेस, जिसमें से ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट जो है ये वाले साइड के बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन तीनों में से भी बैंकिंग और इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैंकिंग और इंश्योरेंस में से 8 मार्क के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। चलो अब आता हूं मैं डायरेक्टली आपके बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर। बैंकिंग में मैं आता हूं और बैंकिंग में हम बात करते हैं। सो बैंकिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बैंकिंग का एक डेफिनेशन दे देता हूं। एनी कंपनी, बैंकिंग का मतलब क्या है? एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का काम करती है इंडिया में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैंक कहते हैं।
एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी ऐसी कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करती है इंडिया में, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और ये डेफिनेशन किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बहुत सारे हमारे बैंक है, मतलब जितने भी ज्यादातर कमर्शियल बैंक है वो सारे इसी एक्ट के तहत जो है चलते हैं। अब एंड द वर्ड बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड एज, और बैंकिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पीपल, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदर। बैंकिंग का मतलब क्या है, लोगों का पैसा एक्सेप्ट करना, किस नाम पे, डिपॉजिट के नाम पे, और देन उसको या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और उनको फिर रीपे करना या तो ऑन डिमांड पे या फिर टाइम जो है एक टाइम होने के बाद। ऑन डिमांड पे सेविंग बैंक जो होता है वहां पे ऑन डिमांड रीपे होता है, यानी सेविंग बैंक में आप जब चाहो तब जाके डिमांड करके निकाल सकते हो, तो ऑन डिमांड रीपे करना इसका एग्जांपल है सेविंग बैंक अकाउंट। और दूसरा चीज है विड्रॉ करना चेक से, ड्राफ्ट से या फिर अदरवाइज, या फिर और भी चीजें होती है जिसके थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। डायरेक्टली मैं टाइप्स ऑफ बैंक पे आता हूँ। टाइप्स ऑफ बैंक ये 5 मार्क में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है 8 मार्क के लायक ये क्वेश्चन नहीं है, बट 5 मार्क में ये आंसर जो है जरूर आ सकता है। ठीक है, सो 5 मार्क के लिए आ सकता है। आ जाओ देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक ही बैंक होता है और अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। दूसरा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है बहुत सारे, हर कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऐसे करके टोटल बहुत सारे बैंक्स। चलो आ जाओ सब लाइन बाय लाइन चलते हैं। सेंट्रल बैंक, तो द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर बात की जाए, यानी कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो हर बैंकिंग इंडस्ट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो बैंकों का बैंक, उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। और अपनी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उस बैंक का नाम है आरबीआई। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। 1935 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के तहत जो है ये बैंक जो है स्टैब्लिश हुआ है। और आरबीआई का मेन काम क्या है, सिर्फ आरबीआई नहीं, जो भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके मेजर काम क्या होते हैं, उनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी देश में क्या मॉनेटरी पॉलिसी होंगी वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना, उसके साथ साथ करेंसी नोट इशू करना, देन एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। हमें जरूरत होती है एज अ इंडिविजुअल्स, हमें जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए। लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। इन केस बैंकों को, जो जिन बैंकों के पास हम जाते हैं पैसा मांगने, अगर उन्हीं बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो किसके पास जाएंगे, वो आगे वो भी जो है इन सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। ओके, तो बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक। ओके, इस तरह से जो है मैं इसको हमेशा बताता हूँ। उसके बाद एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल बैंक एंड अदर बैंक, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बाद में आता हूँ कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, बिकॉज एक कंट्री की इकोनॉमी जो है इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट इन कमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। बिकॉज कमर्शियल बैंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, यानी डिपॉजिट लेके अपने पास रखना और लोगों को मनी लैंड करना। मनी लैंड करना नहीं, लोन पे, एडवांस पे पैसे देना। ठीक है, कमर्शियल बैंक के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा 4 मार्क का एक और आंसर आपको आ सकता है जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, हम जैसे जैसे मैं जाऊंगा आगे तो कमर्शियल बैंक के ऊपर उसको डिटेल में है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सेकेंडरी फंक्शन है, बहुत डिटेल में। सो पहला काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, और सेकेंडरी काम क्या है, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करना। एजेंसी फंक्शन यानी वो कभी कभार एडवाइजरी, एज एडवाइजरी काम करती है, और अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। कई बार यूटिलिटी फंक्शन, जैसे कि आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के देती है, तो ये सारी चीजें भी जो है कमर्शियल बैंक करती है। ठीक है, कमर्शियल बैंक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें मेजॉरिटी कैपिटल जो है गवर्नमेंट रखती है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये गवर्नमेंट के बैंक्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल रखती है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसको ज्यादातर जो है इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो प्राइवेट बैंक जो बोलते हैं ना कि प्राइवेट बैंक, ये होता है। और तीसरे फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक जैसे कि एग्जांपल है एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये सारे फॉरेन है, दूसरे कंट्री के बैंक है, जो इंडिया में भी इनके जो है क्या होते हैं, इंडिया में भी इनके जो है हब होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट पे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक मतलब क्या होता है, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, कोऑपरेटिव इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये बैंक बनता है, और इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर किस जगह पे होता है, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। बेसिकली कुछ लोग मिलके, कुछ 10-15 लोग एक साथ मिलके जो है ये जो बैंक्स बनाते हैं, इन्हीं बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है। सॉरी,
10-15 लोग मिलके जब एक साथ जो है मिलके कोई एक साथ वहां पे पैसा डिपॉजिट करते हैं और वो लोग एक दूसरे को पैसा लेन देन का काम करते हैं, तो उसी चीज को जो है कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पे और ये ज्यादातर सेमी अर्बन और जो है रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम क्या होता है? टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट, यानी छोटे छोटे जो बिजनेसेस है, जो फार्मर्स है, जो पैसों से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी जिनको जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको जो क्रेडिट फैसिलिटी यानी उनको लोन पे पैसे देना, ये जो है क्या कोऑपरेटिव बैंक का ज्यादातर मकसद होता है। ओके, इसीलिए ज्यादातर फॉर्म की जाती है। ठीक है, इसके ये मैं इनके डीप में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये 4 मार्क के लाएगा, तो आप बस इतना भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक मतलब ये बैंक के नाम से हमको समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं? प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस यूनिट्स, जो भी बिजनेस वाले हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन देना, बड़े बड़े बिजनेसेस को करोड़ों अरबों के लोन चाहिए, 100 200 500 करोड़ का लोन चाहिए होता है, तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जैसे जो बैंक्स होती है ना, ये बैंक जो है स्पेसिफिकली ऐसी बैंक जो है बनाई जाती है जो कि ये बड़े बड़े बिजनेसेस को क्या करे? लोन प्रोवाइड करके दे। उसके बाद ये लोग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जैसे कि ये लोग ऐसा अंडरराइटर काम करते हैं। अंडरराइटर का मतलब क्या होता है? अंडरराइटर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो मतलब ये बैंक एक एजेंट बन जाते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज की, और बैंक क्या बोलती है? बैंक इन बड़ी बड़ी कंपनीज को जाके बोलते हैं कि एक काम करो, तुमने जो मार्केट में जो शेयर रखा है ना, तो एक काम करो, तुम हमें वो सारे शेयर ट्रांसफर करो, मैं तुम्हारे सारे शेयर जो है मार्केट में बिकवा के देती हूँ, और अगर मार्केट में लोगों ने नहीं खरीदा ना, तो बिकॉज मैं आपका अंडरराइटर हूँ, मैं आपका एजेंट हूँ, तो वो सारे शेयर मैं खरीद लूंगा या खरीद लूंगी। ऐसा जो है बैंक जो है बोलते हैं किसको? उन बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो एक तो पहले बड़ी बड़ी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं? एक अंडरराइटर का काम करते हैं, और परचेज ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, जो कंपनी के डिबेंचर्स और बॉन्ड भी जो लोग खरीद के रखते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बेसिकली ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज बैंक जब भी हम जो मान लो फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो वहां पे हमें बहुत सी चीजें होती है। जैसे आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट करना पड़ता है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने वाली ये एक्सचेंज बैंक होती है। फाइनेंशियल फॉरेन ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है, मदद करती है, फाइनेंसिंग करती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लो उधर का कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे आप लोगों ने बीके में पढ़ा होगा, हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं, तो ये एक्सचेंज बैंक बिल डिस्काउंट करवा के देती है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे, मान लो किसी दूसरे कंट्री में कोई शेयर है और उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है या उसके पे मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो वो वहां से लेके आना, यहाँ पे रेमिट करवाने में भी जो ये एक्सचेंज बैंक की मदद करती है। ठीक है, रेमिट करवाना मतलब दूसरे कंट्री से यहाँ पे लेके आना। ठीक है, तो उसे रेमिट करना बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक्सचेंज बैंक हेल्प करती है। उसके बाद 6 पॉइंट पे आता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, अभी इसके नाम में समझ में आ रहा है कि ये ऐसे बैंक है जो छोटे छोटे रीजन है, जैसे गांव खेड़े वाले इलाके हो गए, वहां के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाए गए हैं। तो ये रीजनल रूरल बैंक जो ये स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, ये बैंक स्पॉन्सर की जाती है, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक जो है स्पॉन्सर करते हैं इन बैंक्स को। इसके अंदर जो है ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, 50% ऑफ जो शेयर होता है वो सेंट्रल बैंक ओन करती है, 15% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट, और जो 35% बचा हुआ जो 35% है जो पर्टिकुलर बैंक यानी जो भी पर्टिकुलर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इसको स्पॉन्सर कर रही है, वो जो है 35% जो है क्या करती है? शेयर ओन करके रखती है। ठीक है, इस तरह से रीजनल रूरल बैंक जो है चलता है। रीजनल रूरल बैंक खास करके जो है गांव वालों के लिए बनाया जाता है, गांव खेड़े के जो इलाके हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 7th पॉइंट पे सेविंग बैंक। सेविंग बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेविंग बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों से और खास करके रूरल एरियाज में क्या करना? सेविंग एनकरेज करना कि वो लोग सेविंग करें। सेविंग इसलिए करें बिकॉज देखो सेविंग करते तो इससे क्या होता है, उन जो लोगों का पैसा है जो घर में वो लोग ने मनी के फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में रखा हुआ है, वो बैंक तक पहुंचता है। बैंक तक पहुंचता तो क्या होता है? गवर्नमेंट के खाते में जो है बहुत सारा लिक्विडिटी मेंटेन रहता है, और लिक्विडिटी अगर गवर्नमेंट के पास होती है ना, तो गवर्नमेंट उन पैसों को आगे चल के कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए जो है लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए अच्छा खासा जो है ये लोग बोलते हैं कि सेविंग बैंक करो। ठीक है, तो 8वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली कैसा बैंक है? ये एक फाइनेंशियल एडवाइजरी के जैसे काम करता है। जैसे आजकल आप सोच रहे हो कि सर ये सारे इतने सारे बैंक अलग अलग है क्या? नहीं, जैसे मैं एग्जांपल दूं ना, तो एसबीआई एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, एसबीआई एक सेविंग बैंक भी है, एसबीआई एक कमर्शियल बैंक भी है।
तो एसबीआई बहुत सारे तरह से काम करती है, ठीक है। सो एक ही पर्टिकुलर बैंक है और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक लोगों का ज्यादातर क्या करती है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो ये लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा वहां इन्वेस्ट कर दो, आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, आप इस एफडी में डाल दो, आप इधर डाल दो, आप उधर डाल दो। तो ये सारी चीजें जो लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है, उससे उनको फायदा मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक है, जैसे कि एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। जब भी कोई चीज हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये बैंक हमारी मदद करती है। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को जो है, जैसे एमएसएमई सेक्टर है ना, एमएसएमई स्मॉल MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, MSME मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब होता है बिजनेस। जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, उनको जो है जब हेल्प चाहिए होता है ना, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जो है ना, सिडबी जैसी बैंक उनको हेल्प करती है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ये जो बैंक है, ये ज्यादातर ये ऐसे बैंक है, ये बैंक किसको मदद करती है, ये बैंक जो है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, उन एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है ये बैंक क्या करती है, मदद करती है। ओके, सो इस तरह से जो है ये सारी पॉइंट जो है मैंने आपके सामने रखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक फाइनली खत्म होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक जो है आपको कुछ भी करके यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। 5 से 6 पॉइंट जो है आपको टाइप्स ऑफ बैंक में लर्न करने हैं। जो पॉइंट्स आपको सबसे ज्यादा आसान लग रहे हैं वो पॉइंट्स को आप लर्न कर रहे हो। हेलो सर, किंग हेलो। सो वो 5 से 6 पॉइंट आप कोई भी लर्न कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा आपका ये 4 मार्क या 5 मार्क में अगर आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से जो है इसको लिख सकोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले आप डेफिनेशन लिख दोगे, डेफिनेशन लिखने के बाद जो है ये 5 से 6 पॉइंट आप लिख दोगे, ठीक है। सो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ बैंक हो गया। अब मैं आता हूँ इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब आता हूँ मैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। मैंने आपको ऊपर ही बोला, जब मैं कमर्शियल बैंक के ऊपर आऊंगा तो कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन है। तो हमने ऊपर भी देखा था कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है और सेकेंडरी फंक्शन में, तो सिर्फ इतना पॉइंट आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ सकता है, और यहाँ का इतना पॉइंट जो आपको 5 मार्क के लिए आ सकता है। कौन सा कितना पॉइंट 5 मार्क के लिए आ सकता है, रुक जाओ मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं ना, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शन अगर आपको ये लोग पूछे ना, अगर प्राइमरी फंक्शन सिर्फ चाहे ये लोग पूछना, तो एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो सिर्फ ये इतना सा चीज 5 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, या तो 4 मार्क के लिए आपको पेपर में आ सकता है। तो आपको वो अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। चलो आ जाओ, प्राइमरी फंक्शन क्या है एक कमर्शियल बैंक का, तो उसका सबसे प्राइमरी मतलब सबसे पहला कोई भी काम करने से पहले वो सबसे पहले ये काम करेगी। तो कौन सा काम सबसे प्राइमरी है इनका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करना, ये क्या है इनका प्राइमरी फंक्शन है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और इसके एक और होता है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इसको कहते हैं एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट इसे कहते हैं आरडी। कई बार होता है ना, लोग देखो 10 लाख 20 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं और 5 साल बाद 10 साल बाद वो चीजें मैच्योर होती है। तो 5 साल बाद 10 साल बाद जब वो मैच्योर होगी वो डिपॉजिट, तो उन्हें जो है उसके ऊपर जो मतलब कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट मिलते जाता है और 5-10 साल बाद जो है उन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो वो होता है फिक्स डिपॉजिट। और दूसरा होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ये ज्यादातर जो सैलरीड पीपल होते हैं ना, जो सैलरीड इंप्लॉइज होते हैं, वो सैलरीड इंप्लॉइज जो है ज्यादातर आरडी का फैसिलिटी लेते हैं। आरडी का फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने मान लो कि आरडी फैसिलिटी अपने बैंक अकाउंट में चालू करवा दी है, तो क्या होगा हर मंथ टू मंथ, मान लो मैंने 2000 रुपए का आरडी फैसिलिटी चालू करवा दी है, तो हर मंथ टू मंथ क्या होगा, मेरे बैंक से जो है हर महीने 2-2 हजार रुपया कटते जाएगा और वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। और आरडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट के जितना होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में जो होता है, सेविंग अकाउंट में लगभग 2.5 से 3% का 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। जो आरडी जो होता है ना, इसके अंदर कम से कम 6 से 7% का जो ये मिलता है, और इसके अंदर जो है 5.5 से 6% का जो है इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इस तरह से इंटरेस्ट रेट है ये सेविंग का सबसे कम होता है, एफडी का सबसे ज्यादा होता है, और आरडी का एफडी से थोड़ा सा ही कम होता है। ठीक है, सो बहुत लोगों को सेविंग अगर आपको करना है तो जरूर जो है आज मतलब जब भी जब टाइम मिले, जब आपको ऐसा लगे कि डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है टाइम डिपॉजिट, दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर 2 होते हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड का मतलब होता है जब चाहूं मैं तब पैसा अपना विड्रॉ कर लूं। तो इसके अंदर एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, सो इस तरह से ये 2 अकाउंट है। सो प्राइमरी फंक्शन जो आपका है, प्राइमरी फंक्शन में पहला काम हाँ
प्राइमरी फंक्शन जो है आपका बैंक का, उसमें पहला काम क्या है, पहला काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड टाइम डिपॉजिट में मैंने आपको बताया फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद मैंने बोला डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है क्या, करंट अकाउंट। करंट सेविंग अकाउंट तो हर इंसान को मिल सकता है ये फैसिलिटी, लेकिन जो करंट अकाउंट की फैसिलिटी है ना, करंट अकाउंट की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन को मिलता है। बिजनेस वाले को, जो बिजनेस करते हैं ना, जो करंट बिजनेस जो लोग चलाते हैं, सिर्फ बिजनेस चलाने वाले लोगों को क्या होता है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये करंट अकाउंट की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, ओके। तो करंट अकाउंट के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं कि उनको जब चाहे तब जो है थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर उनके मान लो उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है लेकिन उनको 20,000 चाहिए, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह जो है करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, सो इस तरह से कुछ फायदे करंट अकाउंट के। चलो एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपके सामने चीजें कि बैंक्स कितने तरह के होते हैं, मतलब प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो एक बार मैं आपके सामने पूरा बनाता हूं। देखो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक है, इसके दो फंक्शंस है। पहला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहले फंक्शन की बात कर रहा हूं, मैंने दूसरा वाला अभी नहीं बताया है। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा कितना क्या होता है, दूसरा होता है टाइम। डिमांड में भी दो टाइप के होते हैं। डिमांड में एक होता है क्या, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और टाइम में भी, टाइम के भी अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है टाइम में, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक जो है उसका सिर्फ एक फंक्शन पढ़ाया है। एक फंक्शन जो है वो क्या है, वो है आपका क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा फंक्शन जो है वो ग्रांटिंग लोन्स है। ग्रांटिंग लोन्स भी मैं आपके सामने जल्दी रखूंगा। ग्रांटिंग लोन्स यानी वहां पे आप आपको लोन्स जो है ग्रांट करते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आते हैं हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दूसरा जो फंक्शन है उसका क्या, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स बैंक, जो बैंक होती है, जो कमर्शियल बैंक होती है, उसका पहला इंपॉर्टेंट दो फंक्शन है, एक वो लोगों का पैसा एक्सेप्ट करती है और दूसरा क्या, लोगों को पैसा देती है। तो जो लोगों को पैसा एक्सेप्ट करती है उसके अंदर दो चीजें थी, वो दोनों चीजों के भी अंदर दो चीजें थी, वो मैंने बता दी। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या था, वो लोगों को पैसा देती है। लोगों को पैसा देती है मतलब लोन देती है या तो एडवांस देती है। अब जो लोन देती है ना, लोन भी तीन तरह के लोन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है मीडियम टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन एक साल या एक साल से कम का जो समय के लिए लोन दिया जाता है ना, उसे शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। मीडियम टर्म लोन क्या होता है, एक साल से 5 साल के बीच का जो लोन दिया जाता है ना, मान लो मैंने आपको एक लोन दिया 1 करोड़ का 3 साल के लिए, तो ये एक मीडियम टर्म लोन है। और लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, अगर मैं 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर आपको लोन दे रहा हूं ना, मैंने 5 करोड़ का आपको लोन दिया 10 साल के लिए, तो ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। सो इस तरह से लोन भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं एडवांसेस के ऊपर। एडवांसेस जो है, देखो लोन्स और एडवांसेस में फर्क है। लोन मैंने आपको कर्जा दिया, एडवांस मतलब मेरे को पता है, मेरे को आपको भरोसा है, लोन के लिए मुझे आपका एक मॉर्गेज चाहिए। मॉर्गेज मतलब मुझे कुछ ना कुछ गिरवी भी चाहिए लोन के लिए, लेकिन एडवांस के लिए हम कुछ गिरवी नहीं रखते। एडवांस हम उसी को देते हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसे कि कैश क्रेडिट, ज्यादातर जो बिजनेस, ये जितने भी ये है ना एडवांसेस, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ज्यादातर एडवांसेस बिजनेसमैन को मिलता है, बिकॉज उनके करंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो उनको कैश क्रेडिट मिलता है। कैश क्रेडिट मतलब ये एक फैसिलिटी होती है, कैश क्रेडिट, जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स में, ये ज्यादातर करंट अकाउंट जिनका होता है, देखो करंट अकाउंट में भी होता है, सेविंग अकाउंट होल्डर को भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है कि मान लो कि मेरे बैंक अकाउंट में मतलब इतना पैसा हमेशा से रहता है, बट मुझे अर्जेंट में पैसे की जरूरत हो, तो मैं जाके एक्स्ट्रा पैसा जो है बैंक से विड्रॉ करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कैश क्रेडिट। फिर इसके बाद होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या हो गया, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में थोड़ा सा फर्क है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने किसी को चेक दिया, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ही है, तो मैंने चेक दे दिया 20,000 का, लेकिन मेरा चेक बाउंस नहीं होगा, मेरा 20,000 रुपया निकल जाएगा। क्या हो गया, बैंक ने क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया। ओवरड्राफ्ट कर दिया मतलब मेरे पैसा जितना था उससे ज्यादा पैसा सामने वाले को पे कर दिया। और ओवरड्राफ्ट लगभग 15 से 60 दिन के लिए जो है होता है, 15 से 60 दिन के लिए, और इंटरेस्ट उसके बेसिस पे जो है वो चार्ज करते हैं। और ज्यादातर इंटरेस्ट रेट जो है कैश क्रेडिट का ज्यादा होता है कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट के मुकाबले में। ठीक है, चलो आते हैं
तीसरी चीज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी डिस्काउंट कैसे होता है, क्या होता है, ये भी चीज आपको पता है, क्योंकि वो भी एक तरह से एडवांस में ही बैंक आपको पैसा देती है। आपके वो एक बोलते हैं ना, बिल के बदले आपको पैसा दे, भले उन्होंने कुछ चार्ज किया, लेकिन अगर डिसऑनर हो गया बिल तो वो रिस्क उठा रही है ना, तो वो भी एक तरह से आपको एडवांस ही दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में दो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्या, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा क्या है, ग्रांटिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर दो चीजें हैं, क्या, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में दो चीजें, क्या, टाइम डिपॉजिट में मराठी शिकवा, मराठी कोणाचा, 10वीचा की 12वीचा, 12वीचा तर आज पेपर झाला आहे, 10वीचा तुम्हाला जर मराठी पाहिजे तर उद्यापासून मराठीचं रिव्हिजन स्टार्ट होणार आहे। 2 व्हिडिओ अजून मराठीचे मी या चॅनलवर पोस्ट केला आहे। मराठीचं ते स्थूल वाचन आहे तुमचा, मोठे होत असलेल्या मुलांना आणि जाता असताना, हे 2 स्थूल वाचनचे व्हिडिओ आहे चॅनलवर, आता 2-4 दिवस झाले ते पोस्ट करून। आणि उद्या जे आहे तुमचे जे लेसन्स आहे ना, त्याचं उद्या मॅरेथॉन होणार आहे। त्या मॅरेथॉन मध्ये मी सगळं जे पण तुमचे मराठीचे लेसन्स आहे ना, ते सगळे मराठीचे लेसन्स त्या व्हिडिओ मध्ये घेणार आहे। 12वीचा, अच्छा 12वीचा तुम्हाला सोल्युशन पाहिजे का? 12वीचं सोल्युशनचा डिस्कशन तर आता नाही आहे, कारण तिथे कसं 12वीचा मी मराठी आतापासून कधी शिकवलं नाही, म्हणून मी त्याचा कसं डिस्कशन घेतला नाही। त्याचा हे होता की डिस्कशन घ्यायचं आहे, पण तरी पण आम्ही नाही घेतले। चालेल, अजून कोणी असेल ज्यांनी डिस्कशन घेतलं आहे त्याचा तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकतो। चलो आज हम लोग आ जाते हैं। चलो, जो बच्चे देखते होंगे बोलेंगे सर का इतना मराठी कैसे हो गया, तो बेसिकली मेरा मदर टंग मराठी नहीं है। हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। स्टिल आई एम वेरी बोलते ना फॉन्ड ऑफ मराठी, दैट्स व्हाई आई टीच मराठी ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट 4 years। द फर्स्ट टाइम आई हैड टॉट द सब्जेक्ट विच आई हैड टॉट वाज मराठी ओनली। सो ओके, किशोर रावत, ओसीएम, द ओसीएम इज गोइंग ऑन। किशोर, ओसीएम अभी चालू है, आप ओसीएम देख सकते हो। ओसीएम का 2 वीडियो आ चुके हैं, चैप्टर 1 रिवीजन हो चुका है, चैप्टर 2 का आधा रिवीजन हो चुका है, और अभी मैं चैप्टर 4 का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। सो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अब मैं आ जाता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था, रुक गए। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा था। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एक डिपॉजिट लेना और दूसरा पैसे देना। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा क्या है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अंदर 2 चीजें, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या चीजें आती है, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग बैंक और करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि दूसरा है। दूसरे में ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस में एक लोन्स और दूसरा है एडवांसेस। लोन्स भी 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन, एक मीडियम टर्म लोन, एक लॉन्ग टर्म लोन। और जो दूसरा है यहाँ पे एडवांसेस जो है 3 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक एडवांस होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओसीएम मराठी शिकवा, नाही ओसीएम मराठीमध्ये खूपच मुश्किल आहे, ते खूपच अवघड आहे, मला मराठीमध्ये एवढा येत नाही। ओसीएम मराठीमध्ये पॉसिबल नाही आहे, ओसीएम मराठीमध्ये नाही पॉसिबल है। चलो अब आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, सॉरी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ जो कमर्शियल बैंक है उसमें भी 2 फंक्शन है इनके। एक क्या है, एक है एजेंसी फंक्शन, यानी एज अ एजेंट जो है वो बैंक काम करते हैं, एज अ एजेंट काम करते हैं, एजेंसी फंक्शन। और दूसरा यूटिलिटी फंक्शन, यानी एक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो एजेंसी फंक्शन में वो लोग क्या क्या करते हैं, पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट, मेरे बिहाफ पे जो है बैंक जाके मेरे पेमेंट्स कलेक्ट कर लेता है, ये एक फंक्शन। दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरे बिजनेस में जो मेरे शेयर्स लिस्ट करवा देता हूं मैं, तो वो बिजनेस के में शेयर्स जो है वो लोग पोर्टफोलियो मेरा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो यानी मेरे बिजनेस में कितना है, क्या है। अगर मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मेरे ट्रेडिंग का जो है मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज कर रहा है। जैसे एसबीआई इन्वेस्टमेंट, एसबीआई का एक है, एसबीआई का एक उनका ऐप है जिसमें वो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। क्योंकि मैं वो चलाता हूं तो इसलिए मेरे को पता है, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो मैंने बना के रखा है, तो एसबीआई मेरा मैनेज करता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। फंड ट्रांसफर हमको मिलता है, जैसे मान लो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, तो वो फंड ट्रांसफर में भी जो है वो मुझे मदद होती है। ओके, डीमटेरियलाइजेशन, डीमेट अकाउंट, ये डीमेटलाइजेशन क्या है, डीमेट अकाउंट। बैंक हमारा डीमेट अकाउंट खोल के देती है, वो भी एक जो है हमारे लिए हेल्प करती है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शन, अगर हमें किसी तरह का कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें भी जो है बैंक हमारी हेल्प करती है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गई, ये इनके सेकंड एजेंसी फंक्शन, यानी इस पर्टिकुलर चीज में वो हमारे एज ए एजेंट जो है काम करते हैं। उसके बाद अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन की बात करूं तो हमारे लिए किस तरह से कौन कौन सी यूटिलिटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवा के देती है बैंक। तो यूटिलिटी सर्विसेज में हम बात करें तो इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, हमें जो है ड्राफ्ट यानी चेक्स और हमारे ड्राफ्ट जो है इश्यू करके देती है। लॉकर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा मदद होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अगर मेरे बैंक से रिलेटेड, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ना, कहीं भी
कोई भी अगर कोई मान लो कि कोई नया कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो उसे जानना है कि मेरा बिजनेस का क्या टर्नओवर है, कैसी सारी चीजें चल रही है, तो वो सारा मतलब इन्फॉर्मेशन ज्यादातर बैंक में होता है। तो मैं बैंक को बोलूंगा कि मेरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो मेरे क्या बैंक स्टेटमेंट का अच्छा खासा, जो कि मैं सामने वाले को दिखा सकूं। तो ऐसी सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बैंक जो है बना के देती है। उसके बाद गिफ्ट चेक, कई बार वो लोग को कुछ बोलते हैं ना लकी ड्रॉ वगैरह होता है, तो उसमें भी कई बार अगर हमारा गिफ्ट निकला तो वो भी हमें प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद अंडर राइटिंग सर्विसेज, थोड़ी देर पहले मैंने बहुत डिटेल में अंडर राइटिंग सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में बताया। फिर गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, गोल्ड लोन हमें देती है, हमारा गोल्ड अपने पास रखती है, ये सारी चीजें भी जो है बैंक हमें मदद करती है। तो इस तरह से जो है हमारे लिए बैंक जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ये था सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, चलो ये दो चीज हो गई, ये दो में से आपको दोनों बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब आता हूं मैं नेक्स्ट आपके टॉपिक के ऊपर, ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग सर्विसेज ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में तो नहीं लेकिन 4 मार्क्स में ये जरूर आएगा ही आएगा। जो मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन मैं दूंगा तो मैं 4 मार्क में जरूर दूंगा। तो इस तरह से अगर बोर्ड में आया तो ये 4 मार्क में जो है जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो आप बिंदास पूछते जाओ, मैं कंटिन्यूअसली जो है लाइव चैट मॉनिटर कर रहा हूं। सो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बिना किसी झिझक के आप लोग जो है लाइव चैट में पूछते जाना। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो ई बैंकिंग सर्विसेज है, सबसे पहला जो ई बैंकिंग सर्विसेज वो है क्या है, एटीएम। एटीएम का मतलब ही होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये एक ई बैंकिंग सर्विसेज जो है बैंक हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि हमारे लगभग 1300 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा आज का एम है कि 1400 सब्सक्राइबर्स आज हो जाए। सो अगर आप लोग न्यू हो चैनल पे तो जरूर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब मार दो, जिससे कि थोड़ा सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़ जाए। बिकॉज हमारा ऐसा टारगेट है कि आज जो है एटलीस्ट 1400 सब्सक्राइबर्स हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को भी आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफी कम लोग हैं वीडियो पे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको भी पता चले कि जो है रिवीजन ले रहा हूँ मैं। बिकॉज अभी नहीं आप लोग पता चलता है और उसके बाद में आ जाते हैं, बाद में मतलब बच्चे फिर बोलते हैं कि सर रिवीजन नहीं लिया। 150 बच्चे के लगभग आके जा चुके हैं अभी भी स्टिल, बट अभी भी बहुत मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको भी बता दो कि हम लोग आ गए हैं लेक्चर लेने के। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। ई बैंकिंग सर्विसेज किस किस तरह की होती है, तो सबसे पहली जो ई बैंकिंग सर्विसेज है वो है एटीएम। एटीएम हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जब पैसा चाहिए, जब हमारी नीड होती है, तो हम अपने नीड के हिसाब से हम एटीएम का यूज करते हैं और जाके जो है बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, बैंक से नहीं, एटीएम से जो है जाके पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरह से हमें जो है हेल्पफुल होता है। आजकल तो जो है कैश डिपॉजिट भी अगर हमें करना होता है ना, तो वो भी कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम के जरिए, यानी एटीएम के ही जस्ट बाजू में एक सीडीएम भी बनाया गया रहता है, उसी में जो है हम अपना पैसे भी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। ये भी एक नई फैसिलिटी आई है जो आज के टाइम में जो है हमें प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, यानी हमें अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं तो उसके लिए हमें बैंक नहीं जाना पड़ता है, हम डायरेक्ट जाके एटीएम में ही जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और वहीं से जो है हमारे बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो आप लोगों को पता ही होगा, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे हम हमारे एक क्रेडिट लिमिट होता है, मान लो हमारे सिविल के हिसाब से कि हमने कितने लोन्स लिए, कितने ये लिए, उसके हिसाब से जो है हमें क्रेडिट कार्ड अलॉट होता है। और उस क्रेडिट कार्ड जो हमें अलॉट होता है उसके बेसिस पे हम जितना चाहे उतना जो है पैसा, मतलब जितना हमारे को क्रेडिट लिमिट है उसके हिसाब से हम अपने पैसे क्या कर सकते हैं, वहां से विड्रॉ कर सकते हैं और बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है जाके उसका बिल भर सकते हैं। बेसिकली क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है लाया गया था ताकि हम कैशलेस बना सके, इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए जो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है ज्यादातर। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है डेबिट कार्ड। ज्यादातर जो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जो होता है ये दोनों सेम होती है। ठीक है, तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड सेम होता है। देखो एटीएम अलग है, एटीएम यहाँ पे एटीएम मशीन के बारे में बात होती है। लोगों को बहुत बार लगता है कि एटीएम क्या मतलब, एटीएम कार्ड और एटीएम दोनों सेम होता है। नहीं, एटीएम जब बोला जाता है ना तो यहाँ पे एटीएम मशीन के बारे में बात होती है और डेबिट कार्ड का हम यूज करते हैं उस एटीएम मशीन से पैसा निकालने में। तो एटीएम जो था वो एटीएम वहां पे मशीन के बारे में बात हो रही है और जो डेबिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड हमारे पास जो कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे रुपए का कार्ड है तो ये डेबिट कार्ड होता है जो हमें बैंक के थ्रू मिलता है। जब हम बैंक में कोई सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो हमें कभी भी अगर कुछ मान लो ट्रांजेक्शन करना है या पैसे निकालना है तो उसके लिए जो है हमें हेल्प होता है डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है,
उसके बाद आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस ये एक फंक्शन है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये एक फंक्शन है जिससे कि हम मतलब ये बैंक का एक बोलते हैं ना कि फंड ट्रांसफर का एक सिस्टम है आरटीजीएस, जिसके थ्रू हम जो है जल्द से जल्द कम से कम टाइम में जो है पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एकदम कम से कम टाइम लगता है और हम फटाफट जो है क्या कर लेते हैं, पैसा अपना ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लगता है, मतलब मैक्सिमम 2 घंटा लगता है फंड ट्रांसफर होने में। वैसे तो मतलब मिनट्स या सेकंड्स में हो जाती है चीजें, आरटीजीएस के जरिए जो है सेकंड्स में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। उसके बाद आता है एनईएफटी। एनईएफटी और आरटीजीएस लगभग सेम है, बस फर्क कितना है मालूम है कि आरटीजीएस 24/7 अवेलेबल रहता है, लेकिन जो और उसका कुछ लिमिट है। आरटीजीएस का जो है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का लिमिट है, और यहाँ पे सॉरी द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख। मैंने उल्टा बता दिया, जो आरटीजीएस है उसका एक लिमिट है, मिनिमम आपको 2 लाख तो भी ट्रांसफर करना है तो ही आरटीजीएस के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना ट्रांसफर कर लो आरटीजीएस के थ्रू। और जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग ट्रांसफर देते हैं वो एनईएफटी करते हैं हम लोग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम आप चाहो जितना उतना चाहे ट्रांसफर जो है आप मार सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो है एनईएफटी जो है ज्यादातर करते हैं, और ये मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग 7 PM तक खुला रहता है, और ऑल वर्किंग डेज ऑफ अ वीक, यानी संडे जो है ये बंद रहता है, वर्किंग डेज पे जो है ये एनईएफटी की फैसिलिटी जो है रहती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस इज दैट आरटीजीएस में ट्रांसफर इज डन ऑन ऑल ग्रॉस बेसिस व्हाइल एनईएफटी इज डन ऑन नेट बेसिस व्हाइल ट्रांजैक्शन आर बंडल्ड टुगेदर। ठीक है, सो वहां पे ग्रॉस बेसिस पे ट्रांसफर होता है आरटीजीएस में, और यहाँ पे नेट बेसिस पे ट्रांसफर होता है। ओके, सो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 जो है आपके ई बैंकिंग सर्विसेज है, जो ई बैंकिंग सर्विसेज हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। सो ये ई बैंकिंग सर्विसेज सबसे आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट बैंकिंग सर्विसेज पे आते हैं, जो कि है नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इसके अंदर यूपीआई वगैरह ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर आती है। यूपीआई जो हम लोग कहते हैं ना, हमने स्कैन किया, सामने वाले को पे किया, तो ये यूपीआई ट्रांसफर वगैरह ये सारी चीजें नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के अंदर आती है। ठीक है, सो ये हम अपने इजीली कहीं भी किसी भी टाइम पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस ये भी एक इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, सेकंड्स में ट्रांसफर होता है। मैं अगर जा रहा हूं, मैंने बैंक अकाउंट नंबर किसी का डाला, मेरे को मान लो 10 रुपए किसको भेजना है, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं भेज सकता हूं, मुझे बैंक अकाउंट ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं इतने छोटे छोटे अमाउंट के लिए क्या यूज करता हूं, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट, यानी सेकंड्स में ट्रांसफर होता है। मैंने अभी भेजा, तुरंत के तुरंत सामने वाले के बैंक अकाउंट में जो है पैसा चली जाएगा। तो इस तरह से 7 ई बैंकिंग सर्विसेज है। ई बैंकिंग सर्विसेज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। देखो, हमें जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के लिए जो है क्या करें, हर चीज के लिए बैंक के पास जाए। बैंक के पास अगर हर चीज के लिए जाने लगे तो बैंक के बाहर इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, और बैंक हमें सारे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारी ई बैंकिंग सर्विसेज जो है बैंक ने हमारे सामने ला के रखी है, जिसका हेल्प के थ्रू हम जो है अपने सारे काम जो है घर बैठे बैठे कम कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये सारी ई बैंकिंग सर्विसेज थी, और इसी ई बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ हमारा जो बैंक का जो टॉपिक था, ये पूरा बैंक का टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने, जो कि है इंश्योरेंस का टॉपिक। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं इंश्योरेंस के टॉपिक के ऊपर। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? इंश्योरेंस का मतलब है हम यानी क्या, अगर मुझे इंश्योरेंस चाहिए तो मैं किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं। इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर मैं जा रहा हूं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्या हो जाता है, मैं जो है वहां पे जा रहा हूं और मैं अपनी चीजों को क्या कर रहा हूं, वहां पे अपनी चीजों को मैं इंश्योर्ड करा रहा हूं। इंश्योर्ड करा रहा हूं मतलब मैं अपनी चीजों को वहां पे एक तरह से ये कर रहा हूं कि मुझे नुकसान नहीं होगा, तो मैं उसकी एक तरह से सिक्योरिटी करवा के ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी करवा के लेने को जो है इंश्योरेंस करवाना बोलते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस मींस प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। अगर कल को मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है किसी तरह का, तो मैं बस उस फाइनेंशियल लॉस के सिक्योरिटी के लिए जो है मैं ये इंश्योरेंस करवाता हूं। ठीक है, चलो, सो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। किसी भी तरह का अगर मुझे फाइनेंशियल लॉस होएगा तो उस फाइनेंशियल लॉस के प्रोटेक्शन के लिए जो है मैं अपना इंश्योरेंस करवा के रखता हूं पहले से। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े एग्जांपल दिए। एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा जो है इंश्योरेंस करती है लोगों का। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये इसका नाम ही है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो जीवन बीमा अपने, और इसके ऊपर एक मूवी आपने देखा होगा, इंश्योरेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी मूवी बनी है। कोई लाइव चैट में मेरे को उस मूवी का नाम बता सकता है कि इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस वाले इस टॉपिक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जो बहुत ज्यादा फेमस मूवी है, बहुत बड़ी फेमस मूवी है। परेश रावल उसके लीड एक्टर है, परेश रावल और अक्षय कुमार की मूवी है। मेरे को कोई बता सकता है कौन सी वो मूवी है? कोई लाइव चैट में बताए दो। लेट्स सी, पब्लिक सिर्फ देख रही है कि थोड़ा इंटरेक्टिव रखो यार।
मैं वही सोच रहा हूँ ना, ये बच्चे सोचो लाइव में अभी 11-12 जन तो कांस्टेंट है, बट यही चीज जब हम लोग पेपर डिस्कशन लेते ना, मैं बता रहा हूँ 300 तक बच्चे आते हैं पेपर डिस्कशन में लाइव में। और अभी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो जो लास्ट हमने मराठी का हिंदी का लिया था, तो उसको 8000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है अभी तक। अगर इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे अगर ये कर रहे हैं, तो लाइव में भी आओ लेक्चर्स वगैरह के टाइम पे। चलो अब आता हूं मैं फटाफट इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस की जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, जस्ट अ सेकंड, कहां चल गया? सो इंश्योरेंस का अगर डेफिनेशन बात की जाए, तो इंश्योरेंस की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन है, इंश्योर क्या है? वो पर्सन है जो इंश्योरेंस ले रहा है, और इंश्योरर जो है ये कंपनी है जो इंश्योरेंस दे रही है। तो इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड, जहां पे इंश्योरर यानी कंपनी अग्री करती है किस चीज के लिए? कंपनसेट करने के लिए, यानी नुकसान की भरपाई करने के लिए। इन फिजिक्स विच 8 चैप्टर्स वी शुड स्टडी? स्टूडेंट 10 चैप्टर आपको स्टडी करना है, और उसके लिए जो है आप जो चैप्टर का फिजिक्स के बारे में आप पूछ रहे हो, जस्ट रिसेंटली जो है अभी कुछ ही टाइम पहले जो है फिजिक्स के जो है 10 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ है। तो आप जाके उन चैप्टर का रिवीजन देख लो, जहां से आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें उन 10 चैप्टर में, और कौन से 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी सर ने उसी वीडियो में बताया। तो 3 पार्ट में वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट को जाके देख लो तो आपको चीजें पता चल जाएगी। पार्ट 1 पहले देखना जो 3 घंटे का है, 3-4 घंटे का है। उसके अंदर इनिशियली सबसे स्टार्टिंग में जो है सर ने पूरा का पूरा जो है स्ट्रैटेजी बताया कि कैसे आपको कौन से 8-10 चैप्टर ये सारी चीजें जो है करनी है। ठीक है, चलो। तो ये एक कंपनसेट यहाँ पे इंश्योरर जो है क्या करता है? इंश्योरर जो है यहाँ पे उसको क्या करता है? इंश्योरर जो है अग्री करता है क्या करने के लिए? कंपनसेट करने के लिए, कि अगर नुकसान हुआ तो वो उसको कंपनसेशन देगा इंश्योर्ड को अगेंस्ट द लॉस। जो भी लॉस होगा, लॉस के लिए कंपनसेशन होगा। हाँ, सिर्फ लॉस के लिए कंपनसेशन होगा। द इंश्योर्ड हैज टू पे अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस। और इस चीज के लिए, ओके थैंक यू, और इस चीज के लिए जो इंश्योर्ड है यानी जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसको बस एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मनी भेजना पड़ेगा। मनी कौन सा भेजना पड़ेगा? उसको वो क्या कहते हैं? उस चीज को क्या कहा जाता है? जरा बताओ तो कोई, क्या कहते हैं? LIC। उसको जो है EMI पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसको टाइम टू टाइम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा, जिसको आप EMI भी बोल सकते हो। तो उसे जो है पर्टिकुलरली वो टाइम टू टाइम जो है पे करना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो एक अमाउंट पे किया जा रहा है, और वो अमाउंट जो है उसे बाद में जो है हेल्पफुल रहेगा। मतलब जब भी अगर कभी नुकसान होगा तो वो अमाउंट के बदले जो है उसे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता हूं मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस में क्या प्रिंसिपल्स है, यानी किन प्रिंसिपल यानी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इंश्योरेंस चलता है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना, तो अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मुझे मेरे से रिलेटेड, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो मैं अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो मुझे अगर किसी भी चीज की कोई दिक्कत है, मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज हुए हैं, अगर मेरा कोई कभी मान लो कि ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो हर चीज मुझे जो है बतानी पड़ेगी। वो हर चीज जो है मुझे उस इंश्योरेंस कंपनी को जो है बताना पड़ेगा, जिससे कि जो है मुझे मतलब कि वो इंश्योरेंस कंपनी कल को ये ना उठ के बोले कि आप लोगों ने मतलब जो मैंने जो है सारी चीजें बताई नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मुझे कमीशन नहीं मिले, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स जरा 1400 आज ही कर देना। आप लोग आ रहे हो तो सब्सक्राइब मारते जाओ, ताकि 1400 सब्सक्राइबर्स हमारे आज ही हो जाए। ठीक है, चलो, मुझे ऐसा लग तो रहा है कि आप लोग हमारे चैनल को जल्दी मोनेटाइज करवा दोगे। ओके, चलो, सो वो तो चलो सेकेंडरी चीज है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉपर कंटेंट टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलो। सो अब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फिट, यानी जो भी सामने वाला मतलब इंश्योरर है उसको यानी कंपनी को आपको सारी डिटेल्स बतानी है, A to Z चीजें, कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है, आपको पूरा भरोसा उसके ऊपर दिखाना है। ठीक है, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मैं जब किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ ना, तो मेरा खुद का उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं अगर अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा हूँ ना, तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, इसके लिए मैं अपनी जान जाके नहीं ले सकता हूँ। आपने ये सुना होगा कि सुसाइड केस में जो है लोगों को इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया ना, और अगर जाके आप सुसाइड कर लोगे ना, तो आपको उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन नहीं देगी। तो इसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आप
खुद उस चीज का देखभाल करोगे, आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो मैंने अपनी गोडाउन का मेरे गोडाउन में 1 करोड़ का गुड्स पड़ा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी उस गोडाउन के गुड्स को नुकसान ना हो। मैं ये नहीं करूंगा कि खुद ही जाके जला दिया और बाद में 1 करोड़ का जो है कंपनसेशन का मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। अगर गलती से मैंने ऐसा कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी को पता चल दिया तो मेरे को 1 रुपया भी मुझे जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए खुद का। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब ही होता है कि जो है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अश्योर कर रहा हूँ, जो कंपनी है वो हमें क्या करती है, अश्योर करती है। इंडेमनिटी का मतलब ही होता है गिव एश्योरेंस टू कंपनसेट द लॉस, अश्योरेंस टू कंपनसेट द लॉस। इंडेमनिटी का मतलब ही यही है, अश्योरेंस टू कंपनसेट द लॉस। तो अगर मैं इंडेमनिटी है तो मुझे मैं इसका मतलब ही यही है कि अश्योरेंस मिल रहा है मुझे कि वो जब भी अगर मुझे लॉस होगा तो कंपनसेट करूंगा मैं, मतलब वो कंपनी कंपनसेट करेगी मुझे। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि ये दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है जिसमें इंडेमनिटी का, इसका मतलब क्या है कि जो इंश्योर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस के लिए, अगर मुझे 10 लाख का मेरा गुड्स रखा था, मैंने 10 लाख का जो है मेरा गुड्स मैंने मार्केट मतलब गोडाउन में लगा था, लेकिन 10 में से मेरा सिर्फ 5 लाख का ही नुकसान हुआ है और मैंने इंश्योरेंस 8 लाख का करवाया था, तो आप क्या सोचोगे, आपको क्या 8 लाख रुपया मिलेगा क्या? नहीं, आपको सिर्फ 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर आपका 10 लाख का गुड था और आपने 8 लाख का ही इंश्योरेंस करवाया है तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता है, आपने 10 लाख का गुड था, आपने 8 लाख का इंश्योरेंस कराया, यानी आपने 80% अपने गुड्स को इंश्योर कराया है, 20% तो आपने इंश्योर कराया भी नहीं। अब आपका लॉस कितना हुआ है? आपका लॉस हुआ है 5 लाख का, तो 5 लाख का जो आपका लॉस हुआ है ना, इसका सिर्फ 80% का कंपनसेशन आपको मिलेगा। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मैक्सिमम टीचर्स ना, मतलब आपके 11-12 के टीचर्स क्या ही बताएंगे आपको ये चीज सब्रोगेशन के बारे में, मैक्सिमम लोग इसको बता नहीं पाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट में ये चीजें सीखी है, मेरे को सीए इंटरमीडिएट में ये चीज है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है कि जब आपको, अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया है तो 10 लाख का आपके गुड्स, लेकिन आपने इंश्योरेंस सिर्फ 8 लाख का ही करवाया है और आपका नुकसान अगर 5 लाख का हो तो आपको 5 लाख पूरा नहीं मिलेगा। आपने 10 लाख का गुड था तो 80% इंश्योर करा ना, तो आपको 5 लाख का सिर्फ 80% ही अमाउंट मिलेगा, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ओके, चलो अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, कई बार ऐसा भी कोई गुड्स होते हैं, अगर मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मेरा 100 करोड़ का गुड्स है, 100 करोड़ का गुड्स है मेरा, तो मैं जब इंश्योरेंस करवाने जा रहा हूं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करा रहा हूं, मैंने 10 अलग अलग कंपनी से मैंने 10-10 करोड़ के इंश्योरेंस करवाए हैं। इससे क्या हो रहा है कि मुझे खुद सब ये समझ में आया कि देखो, एक कंपनी है 100 करोड़ शायद मुझे कंपनसेट ना कर पाए, लेकिन 10 अलग अलग कंपनी 10-10 करोड़ मुझे आसानी से कंपनसेट कर देगी अगर कल को चल के मेरा लॉस हुआ। तो मान लो कि कल मेरा लॉस हो गया, हाँ मेरा लॉस हुआ है, तो जब लॉस हुआ तो मैं गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो 5 कंपनी ने मुझे लॉस दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तो इंश्योरेंस सबसे करवाया ना, तो 5 कंपनी ने मुझे 20-20 करोड़ दे दिया, लेकिन 5 कंपनी ने मेरे को अभी तक नहीं दिया है। तो जिस कंपनी ने 10-10 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है ना, उस कंपनी के पास पूरा हक है कि वो दूसरी कंपनी के पास जाके 10 करोड़ उनसे मांगे। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी जिन 10 कंपनियों से मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया था ना, वो सारी की सारी 10 की 10 कंपनी लायबल होगी मुझे कंपनसेट करने के लिए। ओके, और अगर किसी एक कंपनी ने उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे नहीं कंपनसेट किया, तो जिस कंपनी ने कंपनसेट किया वो कंपनी जाके उस कंपनी से भी पैसा मांग सकती है। चलो अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में आग लग रही है और मैं मस्त उधर खड़े होकर देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मस्त आग लग रही है, मजा आ रहा है देखने में, ठंडी लग रही है हाथ सेक लेता हूँ, थोड़ी ठंडी लग रही है गर्मी हो जाएगी। तो ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर ये चीजें इंश्योरेंस कंपनी को पता चली ना कि जब आग लगी हुई थी और आपने कुछ नहीं किया, आप बस खड़े होकर देख रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको कंपनसेशन मिलने में दिक्कतें हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जो है जब आपके कंपनी में नुकसान हो रहा है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को आप कम से कम करवा सको, यानी आप पूरी कोशिश करो कि उस नुकसान को आप रोक सको इन द सेंस कि आप कोशिश करो कि वो नुकसान ना हो, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से इसी चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब यही होता है कि आप पूरी कोशिश करोगे कि उस नुकसान की जो नुकसान हुआ है उसका लॉस आप कम से कम कर सको। ओके, इसी चीज को प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कहा जाता है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि व्हेन अ लॉस इज सफर्ड बाय मोर देन वन कॉजेस देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। देखो, आपने मान लो कि एक पर्टिकुलर जगह पे मेरे ना फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री में
10 लाख का गुड्स था, 10 लाख का गुड्स था, अचानक से ना भूकंप आया और भूकंप आने की वजह से ना शॉर्ट सर्किट हो गया, भूकंप आया और शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरे फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है, अब देखो इन दो कारणों की वजह से मेरा नुकसान हुआ, एक भूकंप आने की वजह से और एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। अब यहाँ पे दो कारण है ना, मेरा लॉस होने का नुकसान एक से ज्यादा है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी देखो कभी भी एक्ट ऑफ गॉड के लिए ना इंश्योरेंस कंपनी कभी भी जो है आपको कंपनसेट नहीं करती है। तो अब ये दो चीजें हुई है, एक एक्ट ऑफ गॉड है और एक नेचुरल, एक एक्ट ऑफ गॉड है और एक नॉर्मल सी चीज है। तो एक मैंने लिया था फायर इंश्योरेंस, और फायर इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है 10 लाख का। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अरे मैं क्यों कंपनसेट करूं, फायर इंश्योरेंस की वजह से मतलब आग लगने की वजह से थोड़ी ना तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हारा नुकसान अर्थक्वेक होने की वजह से हुआ है, और अर्थक्वेक जो है एक्ट ऑफ गॉड है जिसके लिए हम कंपनसेट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टीम बैठेगी जो है इंश्योरेंस कंपनी, अगर मैं केस कर रहा हूँ जाके तो वहां से वो लोग कोर्ट एक टीम को वहां रखेगी, जो टीम क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि देखेंगे कि किस वजह से जो है ये पूरा लॉस हुआ है। तो वो लोग अगर देख रहे हैं कि अर्थक्वेक हुआ तो अर्थक्वेक की वजह से ना इसको नुकसान नहीं हुआ है, इसको नुकसान हुआ है मेन किसकी वजह से, आग लगने की वजह से। अगर मेरा आग लगने की वजह से उन लोगों ने बोल दिया कि आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, तो मेरा फायर इंश्योरेंस मैंने निकाल के रखा है, तो ही मुझे फायर इंश्योरेंस के नाम पे कंपनसेशन मिलेगा। अगर उन लोग ने बोल दिया अर्थक्वेक के नाम पे हुआ है, तो अर्थक्वेक के नाम पे मैंने इंश्योरेंस निकाल के ही नहीं रखा है, तो मुझे शून्य अमाउंट का कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को कहा जाता है कॉजा प्रॉक्सिमा, यानी एक रीजन से ज्यादा की वजह से जब आपका नुकसान हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि कौन सा मेजर रीजन है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, और उस रीजन को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा क्या दिया जाता है, आपको जो है कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये चीजें होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस तीन तरह के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस, और तीसरा होता है मरीन इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आ जाता हूं मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताता हूं। तो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होता है, मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, यानी मैं अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर, वेयर क्या करता है इंश्योरर जो है क्या करता है, अग्री करता है इंश्योर्ड को कि जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो एक कुछ सालों के बाद या तो आपके मरने के बाद आपको देगा। अब देखो कभी भी सर 8 मार्क्स के लिए क्या क्या आ सकता है इस चैप्टर में से, मैंने आपको पहले भी बताया चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 आपको पूरा ही करना पड़ेगा राहुल। 8 मार्क का अगर आपको प्रिपरेशन के लिए आप सोच रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 पूरा करोगे, तो क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में से ही सिर्फ 18 से 20 मार्क का पेपर आपको आएगा, तो इसी में से कोई ना कोई आंसर जो है जरूर 8 मार्क के लिए आएगा, जिसमें से एक यहाँ पे जो हमने किया ना टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक मैंने पहले बोला तो 8 मार्क के लिए नहीं आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइप्स ऑफ बैंक 8 मार्क के लिए आ जाएगा, और उसके बाद ये जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस है ये सारी चीजें जो है 8 मार्क के लिए आ सकती है। तो इस चैप्टर में से तो एक 8 मार्क का जरूर आएगा ही आएगा। अगर आपको चाहिए तो ये चैप्टर पूरा 4th चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाओ। अगर सिर्फ आपको पास भी होना है ना एग्जाम में, सिर्फ पास भी होना ना तो भी 4th चैप्टर पूरा पढ़ के जाओगे ना, तो 4th और 8th ये दो चैप्टर पूरा पढ़ के जाओगे ना तो आप पास हो जाओगे। सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए ना तो भी आपको 4th और 8th चैप्टर से आप पास हो जाओगे। सर कौन कौन सा आ सकता है, कौन कौन सा, तो ऐसे मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता हूँ कि ये आंसर आ सकता है वो आंसर, मैं खाली ये बता सकता हूँ कि मैं इस 4th चैप्टर में भी सारे आंसर नहीं करा रहा हूँ, मैं वो आंसर करा रहा हूँ जो 5 मार्क या 8 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है, तो वो चीजें मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी चाहिए तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने लिया हुआ है, उसमें जाओ पूरा वो वीडियो को देख लो, 30-40 मिनट का वीडियो है राहुल, थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर को कितना पढ़ना है और कितना नहीं, और कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो आपको वहां पे समझ में आएगा। क्योंकि 80 में से 54 मार्क बहुत इजी, 80 में से 54 मार्क बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आएगा, आ सकता है, बट मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ सकता है, टाइप्स ऑफ बैंक, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, और तीसरा है फीचर्स ऑफ वेयर हाउसेस। ये 3 ऐसे आंसर है जो 8 मार्क के लिए आ सकते हैं, बट मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि 8 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आंसर ऐसे है जो 5 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से करके लो। चलो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो टाइप ऑफ लाइफ देखो आप हर चीज के नुकसान के लिए ना लोगों को कंपनसेट कर सकते हो, लेकिन आप किसी की जिंदगी के लिए कैसे कंपनसेट करोगे। मान लो कोई बंदा है मर गया, आपने बोला कि मैंने इंश्योरेंस लिया था, तो किसी की लाइफ के लिए कभी कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, बट स्टिल लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कैसे होता है, देखो लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से है कि मान लो कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब मैंने कोई इंश्योरेंस लिया है और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस है वो, यस फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, बराबर मैंने फीचर्स निकाल लिया फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। तो लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से होता है कि
मैंने 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मेरे जब मैं उम्र का 50 साल का या 60 साल का जब होगा ना, तो वो इंश्योरेंस का सारा पैसा जो है मुझे वापस मिल जाएगा। या फिर ऐसा होगा कि मैंने 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस लिया है और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन वो सारा पैसा जो है मेरी फैमिली को मिल जाएगा। तो ये दो तरह के ऐसे लाइफ इंश्योरेंस जो है ज्यादातर किए जाते हैं। अब आ जाओ देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एक होता है होल लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी जो है पूरे एक पर्सन का जो है पूरी जिंदगी जो है ये क्या करते हैं, इंश्योर किया जाता है और उसको पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो जिंदा है, उसको पैसा तभी मिलेगा जब वो मर जाएगा। जैसे मैंने अभी 50 लाख वाला बात किया ना, तो इसको कहा जाता है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब है कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी जो है क्या की गई है, इंश्योर की गई है, और जिस दिन वो मर जाएगा उसके अगले दिन जो है, अगले दिन या जो भी कुछ टाइम के अंदर वो जो पैसा है वो किसको मिलेगा, उसकी फैमिली को मिल जाएगा। तो इसे कहा जाता है होल लाइफ पॉलिसी। दूसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी। यानी मैंने 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैंने क्या लिया है, इंश्योरेंस लिया है। मैंने मान लो मैंने 2020 में मैंने मान लो कि इंश्योरेंस लिया था और मैंने 10 साल का इंश्योरेंस लिया था। तो 2030 में मुझे जो है वो 10 साल का मैंने लिया था, मान लो मैंने 5 लाख रुपया पूरे 10 साल में जमा किया। और उस इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या है कि आप 5 लाख जमा करो 10 साल के अंदर और आपको 10 साल बाद पूरे 30 लाख रुपए मिलेंगे। तो पूरे 10 साल बाद यानी 2030 में जब वो चीजें मैच्योर होंगी तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे पूरे के पूरे 30 लाख रुपए जो है मिलेंगे। ओके, इस तरह से जो है ये एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है होती है। ठीक है, आओ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है ये एक ऐसी पॉलिसी है ना जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। जैसे मान लो ये सेम मैंने मान लो कि 2020 में मैंने 10 साल का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। उसने क्या बोला था, उसने बोला 5 साल तक आप पैसा पे करो, उसके बाद 6th ईयर से हर साल आपको जो है पैसा मिलते जाएगा। 6th ईयर से आपको हर साल अगले 10 साल तक जो है हर साल जो है 1-1 लाख रुपया मिलते जाएगा। तो 5 साल में मैंने मान लो 5 लाख रुपया जमा किया, 5 साल में मैंने 5 लाख रुपया जमा किया। 6th ईयर से 2-2 लाख रुपया जो है मुझे अगले 10 साल यानी 6th से 15th ईयर तक मुझे 2-2 लाख मिल जाएगा। यानी 10 साल तक 2-2 लाख यानी 20 लाख रुपया जो है मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इसे कहा जाता है। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एन्युटी पॉलिसी के ऊपर। अब आते हैं एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है, द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लंप सम। तो एन्युटी पॉलिसी क्या होता है कि इसमें जो है लमसम अमाउंट में जो है जो इंश्योर्ड है यानी जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है वो लमसम अमाउंट में उसे पैसा पे करना होता है और इन इंस्टॉलमेंट या तो इंस्टॉलमेंट में ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक the insured will receive a back of specific sum periodically from a specified date onwards either for life or a fixed number of year. It is like a pension payment scheme. ये एक pension payment scheme के जैसा है। जैसे मान लो 5 साल तक मैंने क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट भरा है, 5 साल के बाद 6वें साल से मेरे को पैसा मिलना चालू हुआ है और मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा ना तब तक मुझे पैसा मिलता रहेगा। इस चीज को एन्युटी पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो एन्युटी पॉलिसी से कहा जाता है, ये एक पेंशन पेमेंट स्कीम के भी जैसा जो है होता है। ठीक है, आते हैं मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी का मतलब होता है इसको जैसे अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट एक टाइम तक पैसा जो है आपने इन्वेस्ट किया इन द सेंस कि आपने इंस्टॉलमेंट भरा है और उसके बाद जो है आपको क्या मिलेगा, 10 साल बाद जो है इतना बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे मान लो 5 साल में आपने 2 लाख रुपया जमा किया, तो 5 साल में आपने 2 लाख रुपया जमा किया तो 10 साल में आपको वो चीज 2 लाख का आपको सीधा 50 लाख मिल गया या 2 लाख का 20 लाख मिल गया। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, मनी बैक पॉलिसी। तो आपको 10वें साल में मिला, फिर 15वें साल में मिला, फिर 25वें साल में मिला, फिर 35वें साल में मिला, ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम मिलता रहता है वो पैसा। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मनी बैक पॉलिसी। ओके, मनी बैक प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी और आल्सो गारंटीड द बेनिफिट फुल सम इंश्योर्ड डेथ के बाद, पूरे डेथ के बाद पूरा, मतलब जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक, और जिस दिन आपका मर गया तो उस दिन जितना पैसा आपने जमा किया है ना वो सारा पैसा जो है आपको डेथ के वक्त मिल जाएगा। तो ये मनी बैक पॉलिसी बहुत ही ज्यादा किफायती और बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब आते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है जो बच्चों का जो इंश्योरेंस किया जाता है ना उसी चीज को चाइल्ड इंश्योरेंस कहा जाता है। सो ये एक बहुत ही फायदा होता है। कैसे, क्योंकि जब बच्चा होता है ना उसका अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं तो इसमें जैसे बाय बैक वाली चीजें ज्यादा इसमें लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी इसमें ज्यादा लिया जाता है, या टर्म या एन्युटी इसमें बच्चों का जो है ये पॉलिसी लेना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज क्या होता है बच्चों का ना इंस्टॉलमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चों को कोई बीमारी या ऐसी चीजें तो होती नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं होने की वजह से क्या होता है उनका इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है ना वो बहुत छोटा रहता है और जो एट द एंड मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है ना वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके लिए जब कोई बच्चा छोटा होता है ना तब उसका जितना जल्दी से जल्दी अगर इंश्योरेंस ले लोगे ना तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है।
अब आपके मन में आता होगा सर आपने लिया है क्या, तो मैंने अभी तक नहीं लिया था, बट मैं आज या कल या 1-2 हफ्तों के अंदर मैं जरूर ले लूंगा, बिकॉज आज ये इंश्योरेंस पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ये बात क्लिक हुई कि मैंने अभी तक अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया है। मेरे जो बाकी हमारे टीचर्स हैं उन्होंने लेके रखा है, तो मैं भी जल्द से जल्द जो है निकलवा लूंगा अपना। ठीक है, आप भी अगर चाहो तो अपना जल्द से जल्द इंश्योरेंस जो है जल्दी निकलवा लो। उसके बाद आते हैं रिटायरमेंट प्लान। बहुत सारे ऐसे भी LIC होती है, अगर मान लो कि आपने इंश्योरेंस लिया है और आप हर मतलब जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप उसमें क्या कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो। तो जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे उस दिन आपको लमसम में एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। तो लमसम में अगर बहुत बड़ा अमाउंट आपको उस दिन रिटायरमेंट के वक्त मिल जाता है ना, तो क्या होता है, बहुत से रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कोई पैसों का तो जुगाड़ होता नहीं है, तो उससे क्या फायदा हो जाता है, लमसम में बहुत बड़ा अमाउंट है, वही अमाउंट उठा के FD कर दिया है, कहीं ऐसी जगह पे रख दिया जहां से अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, तो वहां से जो है रिटायरमेंट के बाद आपका जिंदगी जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको रिटायरमेंट प्लान भी कहा जाता है। रिटायरमेंट प्लान भी बहुत से LICs होते हैं। उसके बाद आता है यूलिप पॉलिसी। यूलिप मतलब यूलिप स्टैंड फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स कंबाइंड होते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का बेनिफिट कंबाइन करके, यानी हर महीने आपका पैसा कटेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते जाएगा और साथ साथ में हर एक साल आपको उसका वापस जो है मनी बैक भी मिलते जाएगा। तो यूलिप पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी खासी पॉलिसी है। ठीक है, ये था आपका लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस के बाद आपके सामने जो है ना, ये है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, मरीन का मतलब है अगर मान लो कि कोई शिप है, कोई शिप जो है वो यहाँ से वहां ट्रैवल करती रहती है, तो जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसको ट्रैवलिंग के टाइम पे अपना मरीन इंश्योरेंस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कभी भी जो है वो शिप जो है डूब सकती है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो मरीन इंश्योरेंस जो है निकाल के रखते हैं। तो मरीन इंश्योरेंस अगर निकाला हुआ है तो मरीन इंश्योरेंस भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आ जाओ देख लेते हैं मरीन इंश्योरेंस का। जस्ट फ्रेंड्स, किसका कुछ ओके, सो मरीन इंश्योरेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप है। आज हम मरीन इंश्योरेंस के टाइप के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है वोएज पॉलिसी। वोएज पॉलिसी का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर वोएज का यानी किसी पर्टिकुलर सफर का ही मैंने इंश्योरेंस लगवाया है। तो मैंने मेरे को जो है इंडिया से मैंने चलना शुरू किया और मुझे अमेरिका तक जाना है बाय वाटर, बाय शिप, बाय वाटरवेज के जरिए। तो मैंने क्या किया है, अपना वो इंडिया से जब तक मैं अमेरिका नहीं पहुंच जाता हूँ और जब तक मैं अमेरिका से वापस इंडिया नहीं आ तक जाता हूँ, इसमें कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यहाँ पे कोई टाइम फैक्टर नहीं है। जब तक मैं वहां से अमेरिका गया हूँ, जब तक मैं अमेरिका से वापस, मुझे लगता है ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, नहीं ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है ऋतुजा, ये लाइव चालू है, लाइव चालू है। आपको लग रहा रहेगा प्री रिकॉर्डेड है बिकॉज मेरा स्पीड बोलने का उतना है, और स्पीड बोलने का उतना इसलिए रखा है मैंने बिकॉज मुझे चाहिए कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपको टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए इतना फास्ट चल रहा है। ठीक है, सो इंडिया से अमेरिका में गया और अमेरिका से वापस इंडिया आया, तो जब तक मैं जाके वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक मेरा इंश्योरेंस रहेगा। यानी जाने में मेरे को अगर कोई दिक्कत हुई तो भी वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे भर के देगी, और अगर आने में दिक्कत हुई यानी जाके रिटर्न आने में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें होंगी तो मुझे उन सारी चीजों का जो है दिक्कत वो भर के देंगे। कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तो इसे वोएज पॉलिसी कहा जाता है। ये हो गया वोएज पॉलिसी। दूसरा होता है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मैंने एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने तक का जो है इंश्योरेंस करवा के लिया है और उसके हिसाब से जो है मुझे, अगर मैंने मान लो एक हफ्ते का इंश्योरेंस करवा के लिया है अपने शिप का, और उस एक हफ्ते में अगर मेरे शिप को किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ, तो जो है मुझे वो दिक्कतें जो है मुझे जो है वो लोग क्या करेंगे, कंपनसेट करके देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी ये होता है जिसके अंदर वोएज और टाइम का मिक्सचर होता है। वोएज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी का जो मिक्सचर होता है उस चीज को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड पॉलिसी। यानी मैंने एक महीने के लिए भी अपना इंश्योरेंस करवा के रखा है कि मैंने एक महीने तक अपना जो है शिप का इंश्योरेंस करवाया है, और एक महीने के साथ साथ मैंने बहुत सारे अलग अलग जो है इसका भी मतलब क्या बोलते हैं, सफर का भी जो इंश्योरेंस यानी अपने वोएज का भी करवा के रखा है, तो उसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड पॉलिसी। उसके बाद आते हैं हम वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर अग्रीड वैल्यूड बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरी। यानी वैल्यूड पॉलिसी का मतलब होता है कि इसमें मैं ना पूरे शिप का या पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करवाता हूं। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें अगर मान लो कि मेरे शिप में कितने अमाउंट का गुड है, कितने वैल्यू का, कितने अमाउंट का गुड है, मैं उस वैल्यू या उस अमाउंट का जो है मैं इंश्योरेंस करवा के लेता हूं। तो इस तरह से मैं जो है उस वैल्यू का जब करवा के लूंगा तो उसी चीज को वैल्यूड पॉलिसी जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है, देखो ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि द पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी।
देखो ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब यह है कि इसके अंदर ना मैं एक बहुत बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस करवा के लेता हूं। बहुत बड़े अमाउंट का इसलिए मैं इंश्योरेंस करवा के लेता हूं बिकॉज मुझे पता नहीं है कि कभी मेरे शिप से 10 लाख का गुड़ जाता है, कभी 1 करोड़ का जाता है, कभी 10 करोड़ का जाता है। तो मैंने क्या किया, एक साथ में 50 करोड़ का इंश्योरेंस करवा के रखा है। इसलिए 50 करोड़ का इंश्योरेंस करवा के रखा है ना, कल को मैं 10 लाख का लेके जाऊं, 20 करोड़ का लेके जाऊं, 30 करोड़ का लेके जाऊं, मुझे पूरा का पूरा क्या मिल जाए, अगर मेरा खराब होना तो पूरा का पूरा जो है मुझे कंपनसेशन मिल जाए। इसके लिए जो है मैं बड़ा एक इंश्योरेंस मैंने करवा के रखा है और इसकी पॉलिसी जो है फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाती है, यानी वो 50 करोड़ के हिसाब से जो है आपकी प्रीमियम जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको ये किया जाता है। देखो उसके बाद आता है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मान लो मेरा कोई गुड्स है और मेरा कोई गुड्स जो है पोर्ट पे खड़ा है, पोर्ट पे यानी वो समुद्र किनारा जो पोर्ट है ना वहां पे अगर खड़ा है, तो वहां पे अगर मैंने रखा हुआ है तो वहां पे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो या वहां पे रखे रखे खराब ना हो जाए, उसका जो है मैंने पहले से इंश्योरेंस करवा के रखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है मुझे पोर्ट रिस्क भी पॉलिसी जो है मैंने लेके रखा है। उसके बाद कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी के अंदर क्या आता है, दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, यानी सेम एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से मैंने क्या करके रखा है, मैंने जो है इंश्योरेंस लेके रखा है और जो है एक से ज्यादा कंपनी जो है क्या करेगी, अगर मुझे बाहरी नुकसान हो रहा है तो एक से ज्यादा कंपनी जो है मिलकर मुझे क्या करेगी, भरपाई करके देगी। The liability of each insurer is separate and distinct, और हर इंश्योरर का यानी जो है जितने भी लोगों ने मतलब जितनी भी कंपनियां हैं उनका वो पूरा मतलब ये है कि जितना का मैंने उनसे करवा के लिया है उतना पूरा जो है वो मुझे भर के दे। ठीक है, मुझे जितना लॉस हुआ है सारी कंपनी मिला के मुझे उतना ही देंगी, जितना मुझे मान लो मुझे 10 करोड़ का लॉस हुआ है, 10 करोड़ का मैंने 4 लोगों से लिया है तो 4 लोग मुझे 2.5 करोड़ ही देंगे, मुझे 10 करोड़ 4 लोग नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे तो सब लोग करवा के लेंगे और सब इंश्योरेंस कंपनी को ही लूट लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल शिप है, स्मॉल शिप का ओनर है, वो सिर्फ अपने किसी एक शिप का जो है इंश्योरेंस करवा के ले रहा है कि मुझे सिर्फ अपने इस एक शिप का इंश्योरेंस करवाना है कि मुझे अगर इस एक शिप का कुछ नुकसान होता है तो मुझे आप उसका भर के दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, सेवरल शिप बिलोंगिंग टू वन ओनर, यानी 4-5 शिप है मेरे पास, मैंने सारे के सारे शिप का इंश्योरेंस एक साथ करवा के ले लिया है और लमसम में मैं फिर सामने वाले को क्या करता हूँ, पॉलिसी पे करता हूँ और उसके हिसाब से जो क्या होता है मुझे जो है प्रीमियम पे करना पड़ता है और कल को मुझे अगर कोई भी नुकसान होगा तो मुझे वो लमसम में वो लोग रिटर्न करवा के देंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मरीन इंश्योरेंस भी कंप्लीट होता है। अब मैं एक लास्ट और पॉइंट अभी करवा देता हूँ, फायर इंश्योरेंस, देन हम 15 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेंगे। ठीक है, फायर इंश्योरेंस कराता हूँ, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो है आगे चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाता हूँ मैं फायर इंश्योरेंस के ऊपर। फायर इंश्योरेंस जो आपका ये जो टॉपिक है फायर इंश्योरेंस के देख लेते हैं कि फायर इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं लोग। फायर इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि कल को चल के अगर मुझे आग से किसी तरह का कुछ नुकसान होगा ना तो वो आग से नुकसान हुई चीजों का जो है मुझे क्या करके मिलेगा, भरपाई जो है करके जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं तो टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में वैल्यूड पॉलिसी, वैल्यूड मतलब मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जो है पॉलिसी करवा के लिए। ठीक है, तो मतलब मान लो कि 10 करोड़ का मेरे गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है तो मैंने 10 करोड़ का जो है क्या करवा के लिया, इंश्योरेंस जो है करवा के लिया। दूसरी चीज है क्या, एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मान लो इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड लॉस इनकर्ड फायर इज 50,000 देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 25,000। एवरेज पॉलिसी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, मान लो आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड़ था, आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड़ था, आपने इंश्योरेंस कितने का लिया है, 8 लाख का, और आपका लॉस कितने का हुआ है, 5 लाख का। आपने इंश्योरेंस कितने का लिया था, आपने 80% गुड्स इंश्योर कराए थे, आपका नुकसान कितने का हुआ, 5 लाख का, तो 5 लाख का 80% जो भी होगा ना बस आपको उतना ही पैसा जो है रिटर्न मिलेगा। इसी चीज को कहा जाता है एवरेज पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आपको 5 लाख का सिर्फ 80% ही कंपनसेशन मिलेगा। क्यों 80% ही, क्योंकि आपने 10 लाख का सिर्फ 80% ही गुड्स इंश्योर करवाया था, इस वजह से। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ रहेगा। ठीक है, चलो अभी 2 पॉइंट हो गए, थोड़ा सा है उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं। स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मान लो एक प्रॉपर्टी है 1 लाख का, उसको आपने इंश्योर करवाया है कितना, 75,000 के लिए, एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज 40,000, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000 इन फुल कंपनसेशन। सिंपल सी बात है, देखो आपने कितने का स्पेसिफिक पॉलिसी अगर आपने लिया है ना, यानी आपने क्या लिया है, स्पेसिफिक अमाउंट तक के लिए लिया है। भले आपका 10 लाख का गुड़ ही क्यों ना हो, 10 लाख का गुड़ है, आपने बोला है कि 5 लाख का स्पेसिफिक पॉलिसी में ले रहा हूं। अगर मैंने 5 लाख का स्पेसिफिक पॉलिसी लिया है ना और मेरा अगर 3 लाख का लॉस हुआ है तो मुझे 3 के 3 लाख पूरा कंपनसेशन मिलेगा। क्यों 3 के 3 लाख पूरा कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने 5 लाख का स्पेसिफिक पॉलिसी लिया था। अगर मेरे को 5 लाख का लॉस हुआ तो मुझे 5 लाख का
पूरा का पूरा। 5 लाख से अगर ज्यादा होता है लॉस तो ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 5 लाख तक का ही लिया हुआ है, तो आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही जो है स्पेसिफिक पॉलिसी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, सच पॉलिसी इज टेकन वन सम एंड वन प्रीमियम गुड्स लाइंग एट द डिफरेंट प्लेस। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब है कि मेरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग, मतलब मैंने गुड्स रखे अलग अलग जगह पे मेरा जा रहा है, तो मैंने उस गुड्स का पहले से लेके रखा है, तो कहीं भी जगह पे किसी भी जगह पे अगर आग से उसको नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है मुझे भर के देगी उस चीज के बारे में। उसके बाद आता है एक्सेस पॉलिसी, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू डज नॉट फॉल। यानी मैंने एक्सेस पॉलिसी का लेके रखा है। एक्सेस पॉलिसी मतलब मान लो कि मेरा गुड्स है 10 लाख का, 10 लाख का गुड्स है और मैंने इंश्योरेंस कितने का लिया है, 15 लाख का। 15 लाख का मैंने इसलिए लेके रखा है ना, बिकॉज मेरे को ये नहीं पता है कि कल को मेरा गुड्स कितना रहेगा, क्योंकि मेरा गुड्स क्या हो रहा है, हर बार कम ज्यादा हो रहा है। तो कभी मेरे गोडाउन में 10 लाख रहता है, कभी गोडाउन में 20 लाख का रहता है, कभी 50 लाख का रहता है। तो मैंने क्या किया, 15 लाख का मैंने पॉलिसी लेके रखा है, और जब मेरे गोडाउन में आग लगा ना, तो मेरे गोडाउन में 10 लाख का ही सामान था और 10 लाख का पूरा नुकसान हो गया, तो मुझे 10 का 10 लाख पूरा नुकसान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी पॉलिसी कितनी है, एक्सेस है। मेरा गोडाउन में सामान कितना था, सिर्फ 10 लाख का था, और पॉलिसी कितने की थी, 15 लाख की थी। तो ये एक्सेस है, एक्सेस मतलब ज्यादा का मैंने जो है लेके रखा है पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मैं अपने हिसाब से जो है मैं चीजों को चेंज करवा सकता हूं, ठीक है। जब मैं चाहूं तब जो है उस चीज को मैं चेंज करवा सकता हूं। जैसे दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस द पॉलिसी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय फायर द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस्ड। यानी रीइंस्टेटमेंट का पॉलिसी का मतलब होता है, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होगी ना, वो आपको पैसा नहीं पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी जो गुड्स का आपका नुकसान हुआ ना, उसका डिट्टो रिप्लेसमेंट करके देगी। अगर मान लो कि मैंने अपना गाड़ी है, मेरा कोई कार था, मैंने कार का इंश्योरेंस लेके रखा है, तो मैंने बोला कि रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी मैंने ली है इस कार की। मेरी 1 करोड़ की कार हो, 2 करोड़ की कार हो, 10 करोड़ की कार हो, वो कितने भी कार हो, उस कार के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, मेरे को प्रीमियम लगा के देंगे। और अगर मेरा कल को नुकसान हो गया, मेरा पूरा कार खराब हो गया, जो भी हो गया, मुझे क्या करेंगे, मेरे को अगर थोड़ा भी नुकसान भी होगा ना उस कार का, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके उनसे बोल सकता हूं कि मुझे पूरी की पूरी क्या चाहिए, कार बदल के चाहिए, न्यू कार चाहिए। तो उसके लिए उस हिसाब से प्रीमियम भी रहेगा। आपको लग रहा है बहुत मजेदार, बट प्रीमियम उस हिसाब से रहेगा आपका। प्रीमियम अगर 4 करोड़ की कार है तो 10, 15, 20, 50 हजार रुपया प्रीमियम भी होगा उस हिसाब से, ठीक है। आते हैं कंप्रहेंसिव पॉलिसी। कंप्रहेंसिव पॉलिसी का मतलब क्या है, फायर इंश्योरेंस डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू राइट्स, wars. However, this policy covers lot of risk under single policy. This risk may lose due to fire exploitation. हाँ, तो कंप्रेसिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एग्जांपल रखा ना कि अर्थक्वेक वाला और शॉर्ट सर्किट वाला। तो आग भले लग गई हो, लेकिन अगर आपने कंप्रेहेंसिव पॉलिसी ली है ना, तो अगर एक्सप्लोजन हो गया या फिर एक अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, यानी ओवरऑल बहुत सारी इसके अंदर जो है रिस्क जो है कवर हो जाती है, तो उसके बाद जो है इसके अंदर ये हो जाता है। तो ये कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में आता है, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट बाकी है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक है क्या, consequential loss policy. The fire insurance is originally person to indemnify the material loss only. यानी ये किस लिए लिया जाता है, ताकि जो है हम सिर्फ और सिर्फ किसको ले सके, इसमें हम मटेरियल लॉस को जो है कंपनसेट जो है करेंगे। मटेरियल लॉस को अगर हम कंपनसेट करेंगे तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल पॉलिसी में आता है। द टेंजिबल इंटरेस्ट डज नॉट, द इनटेंजिबल इंटरेस्ट वाज नॉट इंडेमनिफाइड। देखो, अगर मेरा कोई मार्केट में नाम है, तो मेरे नाम का नुकसान अगर हुआ तो मेरे नाम का नुकसान कोई भरपाई करके दे सकता है क्या? कोई मेरे नाम को खराब कर रहा है तो मैं अपने नाम का भरपाई तो नहीं ले सकता हूं। तो इसको इस चीज को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। दिस पॉलिसी प्रोवाइड एन इम्यूनिटी टू द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी जितना उसका नेट प्रॉफिट का नुकसान हुआ है उसका वो पेमेंट करेगा। पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड चार्जेस। जो आपके फिक्स्ड जो असेट्स रखे थे ना, तो उसमें आपने क्या किया, फिक्स्ड एक्सपेंसेस किया ना, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस का आपको लॉस मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, और जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग आप लगा रहे हो ना, यानी जो छोटे मोटे जो खर्चे करके आपने रखे हुए हैं, वो कॉस्ट ऑफ वर्किंग का जो है सारी चीजें वो लोग कंपनसेट करके देंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। अब आते हैं स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है, caused by the automatic sprinkler system and has the leakage water accidentally। अगर वाटर के वजह आग, मान लो आग लगी है, आग लगने की वजह से आप पानी डाल रहे हो, पानी डालने की वजह से, पानी की वजह से भी कई बार गुड्स खराब हो जाते हैं, तो पानी की वजह से भी जो गुड्स खराब हुए ना, वो सारे गुड्स भी उन सारी चीजों के भी लॉसेस जो है लोग क्या करेंगे, भर के देंगे या तो उसको अल्टर करके देंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक्सप्लोजन ये सारी चीजें ये इसके अंदर कवर नहीं होती है, बट ये बहुत सी चीजें इसमें अंदर कवर होती है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने अभी तक स्टूडेंट्स पढ़ाई है ना, आप भले मैंने एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है, तो मैंने इसलिए ओवरऑल ओवरव्यू दिया ना, ताकि क्योंकि मैं इस चीज को ना डिटेल में नहीं बैठूंगा पढ़ाने। डिटेल में अगर
अगर मैं पढ़ाते बैठूंगा ना तो आपको क्या होगा, आपका फिर नॉर्मल लेक्चर का और रिवीजन लेक्चर का फर्क ही क्या रह जाएगा। तो मुझे फास्ट जाना पड़ रहा है, मैं हर चीज को ओवरऑल जो है डाल रहा हूं और जो है इसलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको इन चीजों को रीड करना है, घर पे बैठ के अब लर्न करना है, क्योंकि मन से बना के नहीं लिख सकते हो, आपको बैठ के अब लर्न करना है। आपको कंसेप्ट क्या होता है ये समझ गया है, अब आप लर्न करोगे तो आपको समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जो चैप्टर है, आधा फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया है, 2-3 पॉइंट बस बचा है। ये 2-3 पॉइंट जो है मैं ये ब्रेक के बाद स्टार्ट करूंगा, तो लगभग 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा। मैं स्ट्रीम जो है जस्ट पॉज करूंगा, यानी आपको ऐसा बफरिंग आएगा। सो इसका मतलब है कि स्ट्रीम बस पॉज हुआ है, कुछ देर बाद इसी चैनल पे वापस इसी स्ट्रीम पे इसी वीडियो पे वापस से जो है ये स्ट्रीम कंटिन्यू होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक आप बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लेना अपने अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लो। ओके, हेलो एवरीवन, आ चुका हूँ मैं वापस से। कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को हम लोग। जस्ट 1-2 मिनट रुकते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाए। जस्ट अ सेकेंड। सो आप लोगों ने अभी ब्रेक ले लिया होगा। मेरा तो ब्रेक थोड़ा लंबा ही हो गया, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलो, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 4 अपना स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर 4 को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा जो है यहाँ पे काफी टॉपिक, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये 2 टॉपिक हो चुके हैं। नाउ हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कोई बिजनेस चल नहीं सकता। और ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है बिजनेस की। बिना इस सर्विस के जो है हमारा अच्छी तरह से बिजनेस चल नहीं सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो, सो आज हम स्टार्ट करता हूँ मैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है के अंदर दोनों चीज़ें आती है, मूवमेंट ऑफ पीपल भी आता है और मूवमेंट एनिमल्स, गुड्स, यानी मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग एंड मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स। ये दोनों चीजें जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है आती है। वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और इट कैन बी डिफाइंड इट मींस ऑफ कैरिंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना, या फिर लोगों को मूवमेंट कराना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, इस चीज को जो है ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। मेजरली ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मोड्स हैं, और वो क्या है? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, मोनोरेल, रोपवेज, पाइपलाइन। सो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स है जिसके थ्रू हमें जो हमें बिजनेस में जिन ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स के थ्रू बेनिफिटेड होते हैं, ये बेनिफिट्स हमको इन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के थ्रू होते हैं। चलो, सबसे पहले आएंगे, हम देखेंगे थोड़ा सा रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, मैं जितना जानता हूँ बोर्ड को, आई डोंट थिंक सो यहाँ से वो लोग एक भी आंसर डालने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से एक भी पॉइंट का कोई आंसर आएगा। अगर यहाँ से कुछ आएगा ना तो वो आएगा तो आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग आएगा, या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आएंगे। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ से कोई चीजें आएंगी, तो इसलिए मैं उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगा। हो सकता है कि आपको ये लोग पूछ लेके एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, बट स्टिल मुझे भी वो बहुत मुश्किल लग रहा है। बट फिर भी आपको भले यहाँ कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आपको 2 चीज पढ़नी है। क्या? एक तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसका जस्ट एक डेफिनेशन बोलो या मीनिंग बोलो, हल्का सा 2 लाइन आप ये कर लो, और उसके बाद जो है एडवांटेजेस में से 4 पॉइंट और डिसएडवांटेजेस में से 4 पॉइंट। इतना भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो काफी होगा मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ से भी इतने से भी लिख दोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स जो है मिल जाएगा। सो रोड्स आर मीन दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड। यानी रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है जिसमें हम लैंड के सर्फेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड है। इट प्रोवाइड्स ऑल ओवर कनेक्टिविटी इन एनी टेररिज्म एज कंपेयर टू द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हमें हर जगह तक पहुंचा सकता है। कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है रोड ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। Various means of transport are used under road transport such as bullock cart, cycles, रिक्शा, बसेस एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए यूज किया जाता है, जैसे कि बुलक कार्ट हो गया, साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, बसेस, कार्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ओके, सो इस तरह से ये सारी चीजें जो है। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा एडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ कि रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला, एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी ट्रांसपोर्ट मोड से अगर
कंपेयर करोगे तो उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सस्ता है। दूसरा क्या बोला है, पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट अ फास्टर स्पीड बाय रोड कैरीज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवेज के जरिए आप पेरिशेबल गुड्स को बहुत इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत कम टाइम में जो है खराब हो जाते होंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इट इज फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग इज पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन। तो ये बहुत ही एक फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बिकॉज आप कहीं भी अगर कहीं दिक्कत हो गया कहीं भी, तो आप सामान को कहीं लोड अनलोड करने में भी इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और बहुत इजीली जो है लोडिंग अनलोडिंग जो है की जा सकती है इसके अंदर। ओके, ठीक है। सो ये जो है थर्ड पॉइंट बोला है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, आल्सो इट फंक्शंस एज फीडर्स ट्रांसपोर्ट टू द अदर ट्रांसपोर्ट। यानी ये दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्पफुल है, मतलब जो अदर मोड से ट्रांसपोर्ट के उसके लिए तो हेल्पफुल है ही है, उसके साथ साथ डोर टू डोर सर्विस बहुत इजीली जो है इसके जरिए प्रोवाइड होती है। ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इट हेल्प्स पीपल टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। यानी रोड ट्रांसपोर्ट ये सबसे ऐसा ज्यादा है कि मतलब इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इसी वजह से, अगर मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इतने ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वहां भी जो है आपको कुछ नहीं तो रोड ट्रांसपोर्ट तो जरूर जो है मिल ही जाएगा। तो इसके लिए 5 पॉइंट के बारे में ये जो है इनके एडवांटेजेस है, ठीक है। होप्स आपको ये 5 एडवांटेज समझ में आएंगे। लेकिन देखो जहां जब किसी चीज के फायदे होते हैं ना, तो वहीं दूसरी तरफ उसी चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज हम कुछ नुकसान देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसान क्या है। सबसे पहला, ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिक कल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये उतना ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, यानी किफायती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी जो है लिमिटेड हो जाती है। अगर एक ट्रक है तो उस ट्रक में जितना सामान जा सकते हैं आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब लिमिटेड कैपेसिटी ही वहां हमको मिलते हैं, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स ही जो है आप उसके अंदर रख सकते हो। दूसरा क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी एंड बल्की गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है हायर कॉस्ट लगता है, बिकॉज जब आप ट्रक वगैरह में ये सारी चीजों में अगर आप रोडवेज के जरिए ट्रैवल करते हो तो वहां पे कुछ पर्टिकुलरली वेट होते हैं कि इस हद तक ही आप एक ट्रक के अंदर गुड्स कैरी कर सकते हो, यानी ओवरलोड नहीं कर सकते, ओवरवेट नहीं कर सकते हो। जितना वेट गवर्नमेंट के थ्रू बोला गया है कि इतना वेट्स तक ही आप लाओ, उतने ही वेट को आप उसके अंदर, मतलब वो जो ट्रक वगैरह है जो भी है उसके अंदर कैरी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कैरी कर सकते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स, रेन, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट व्हिच आर कॉमन। रोड एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत है कि जो है रोड एक्सीडेंट होगी, और अगर रोड एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे आपका पूरा का पूरा गुड्स का टोटली जो है नुकसान हो जाएगा। ओके, ठीक है। इस तरह से जो है ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। लास्ट क्या बोला, इट कॉजेस पॉल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस व्हिच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल। ऑब्वियस बात है रोड ट्रांसपोर्टेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एमिट होने ही वाला है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे और यही इसके कुछ डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट के हमारे पास कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो ये जो है सारी बातें हमारे सामने यहाँ रखी गई है। अब आते हैं रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, रेल ट्रांसपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ना मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ले लेता हूँ, क्योंकि अगेन सारी चीजें वही है, रेल ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसके एडवांटेजेस है, फिर डिसएडवांटेज है, फिर एडवांटेजेस है, फिर डिसएडवांटेज है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ से इतना कुछ नहीं आएगा, और आप इसको ना रीड करोगे ना तो भी आप इसको खुद से लिख सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैं उस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ। स्किप मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा ईजी है, मेरे को वहाँ पे टाइम वेस्ट लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना मैं उसको कवर करता हूँ पहले। सो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 8 मार्क्स में आ सकता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 8 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। सो जैसे इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। अगर ये 8 मार्क्स में आपको आता है तो आप आंसर लिखना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले ऐसा पॉइंट नंबर 1 डालोगे मीनिंग, पॉइंट नंबर 2 डालोगे डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 3 डालोगे फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। मीनिंग जैसे ही पॉइंट डाला, मीनिंग में आपको ये पॉइंट लिखना है। डेफिनेशन जैसे ही आप डालोगे, डेफिनेशन में आपको ये डेफिनेशन लिखना है। फिर फंक्शंस में उसके बाद आप ये लाइन से फंक्शंस जो है लिखते जाओगे, ठीक है। चलो सो आपके सामने एक सेकंड रुक जाओ, जरा मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन। आओ देखो, वेयर हाउसिंग क्या बोला, वेयर हाउसिंग रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स है
कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड। बेसिकली वेयर हाउसेस क्या है, वेयर हाउसेस में हम वो सारे गुड्स को प्रिजर्व करते हैं, हम उन सारे गुड्स को स्टोर करके रखते हैं जो गुड्स हमने एक बार प्रोड्यूस कर लिए है। हमारा प्रोडक्शन होने के बाद जैसे किसी हमारे गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, एक बार हमने जब प्रोडक्शन कर लिए सारे गुड्स के, तो अब हमें उन प्रोडक्ट गुड्स को जो है स्टोर करना है। और अगर हमें स्टोर करना है तो हमें स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, तो जो जिस जगह पे हम स्टोर करना उसी जगह को हमें वेयर हाउसेस उसी जगह को कहते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन क्या बोला है, A warehouse is defined as an establishment for the storage or accumulation of goods। एक ऐसा establishment, एक ऐसी जगह जो आप establish करते हो, एक बनाते हो जिस जहाँ पे आप अपने स्टोरेज गुड्स को स्टोर कर सको और एक जगह पे गुड्स को संभाल के रख सको। ठीक है, अब देखो फंक्शन का मतलब होता है काम। फंक्शन का मतलब जो है क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है काम। तो यहाँ पे वेयर हाउस का फंक्शन क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस, तो वेयर हाउसेस का काम क्या है, वेयर हाउस क्यों बनाया जाता है और उसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहला वेयर हाउस का क्या काम है, स्टोरेज, स्टोर करना चीजों को। सबसे पहला काम क्या है, स्टोरेज। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, स्टोरेज रखना। सरप्लस कमोडिटीज, सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा कमोडिटीज है विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली, जो कमोडिटीज अभी हमें तुरंत जरूरत नहीं है, कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस। उन्हीं कमोडिटीज को हम क्या करते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं। दे कैन बी सप्लाइड एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर, यानी उसको जब चाहे तब या कस्टमर को जब चाहिए उस वक्त हम निकाल के उसको सप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, अगर वेयर हाउसेस में गुड्स पड़े हुए हैं तो। ओके ठीक है, चलो तो स्टोरेज समझ गया। नेक्स्ट आते प्राइवेट स्टेबलाइजेशन, सॉरी प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, देखो वेयर हाउस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरह से हम प्राइस को स्टेबल रखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़े भी ना, बहुत ज्यादा कम भी ना हो। इट इज अचीव्ड बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। देखो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करके हम प्राइस हाई ज्यादा या कम कर सकते हैं। अगर मार्केट में हमने शॉर्टेज कर दिए गुड्स के, मार्केट में अगर गुड्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और तो उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी लोग डिमांड कर रहे हैं बट सप्लाई नहीं है। और अगर सप्लाई बहुत कम हो जाएगा और डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली लोग मुंह मांगा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में जो है फिर जब जो चीजें छुपा के रखी है धीरे धीरे उसको लोग बाहर लेके आएंगे और फिर जो है सामने लाके बेचेंगे हाई प्राइसेस में। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है जो स्टोरेज हाउस का बहुत लोग गलत यूज करते हैं। बट इसका अच्छा यूज क्या है, मान लो मार्केट में दाम ज्यादा हो रहा है बट आपने बहुत सारा गुड्स उसी एट अ टाइम जो है मार्केट में अवेलेबल करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो उसका रेट्स है वो रेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस स्टेबलाइजेशन जो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं रिस्क बियरिंग। स्टोरेज हाउस में अगर हमने अपने गुड्स रख देना तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाता है। रिस्क फैक्टर कैसे कम हो जाता है, बिकॉज हमें ऐसा अश्योरिटी रहती है कि चलो यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे सेफ है गुड्स, यहाँ पे सिक्योर है, यहाँ पे दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो रिस्क बियरिंग इस तरह से है। ओके, फाइनेंसिंग में कई बार ऐसा होता है ना कि आप बड़ा बड़ा लोन उठा लेते हो, क्या बोल के कि हमारे पास यहाँ स्टोरेज है, स्टोरेज में इतने गुड्स पड़े हुए हैं, तो उसके बेसिस पे जो है आपको लोन भी जो है अच्छा खासा मिल जाता है। तो स्टोरेज हाउसेस में अगर आपके अच्छे खासे गुड्स अवेलेबल है तो उन गुड्स के बेसिस पे जो आपको कई बार फाइनेंसिंग भी मिल जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जो है लोन वगैरह प्रोवाइड कर देती है आपके उन गुड्स को देख के। ठीक है, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ग्रेडिंग यानी पैकिंग करना, उसको इंप्रूव करना, ये सारी चीजें भी हेल्पफुल हो जाती है अगर मेरे पास एक स्टोरेज हाउस है, क्योंकि मैं अपना जो भी बोलते हैं ना कि आफ्टर प्रोसेसिंग है, तो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जितने भी मेरे को चीजें करनी है वो मैं स्टोरेज हाउस में अच्छा खासा रख के वहीं पर मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत आसान होता है, बिकॉज एक जगह से मैंने उठाया और वहां से लेके जाके वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी मैंने अपने स्टोरेज हाउस से या गोडाउन से सारे गुड्स उठाए और जहां मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है वहां लेके जाके जो है रख दिया। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, जिस टाइम पे जब जरूरत होती है तब हम निकाल देते हैं, जहां जिस जगह पे जरूरत होती है वहां भिजवा देते हैं। तो इस तरह से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी अच्छी खासी क्रिएट होती है। और प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमें किसी भी तरह की अगर उन गुड्स पे कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई पैकेजिंग करनी है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है, तो हमारे पास एक जगह है, उस जगह पे हम उस चीज को लेके जो है अच्छा खासा उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि पैडीज, पॉलिश्ड फ्रूट्स आर रिफाइंड, यानी जो चावल वगैरह उसको पॉलिश किया जाता है, गेहूं वगैरह को पॉलिश किया जाता है ताकि वो एकदम सफेद दिखे, फ्रूट्स को पॉलिश किया जाता है ताकि वो एकदम अच्छा उभर के दिखे। तो इस तरह से पॉलिशिंग वगैरह की जाती है सारी चीजें। ठीक है, तो ये था फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट अगेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। सबसे पहला टाइप ऑफ वेयर हाउस क्या है, प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब है कि मैंने अपने लिए, अपने पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने खुद का अपना वेयर हाउस खरीद के रखा है। ठीक है, तो वो उसका पर्सनल वेयर हाउस है, उसको जब मन करे तब वो उस वेयर हाउस में सामान रखेगा, जब मन करेगा तब वो निकालेगा, तो उसे कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस का मतलब क्या है,
पब्लिक वेयर हाउस का मतलब है ना कि एक ऐसे वेयर हाउसेस है जिसमें हम पब्लिक की गुड्स रखते हैं, यानी ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे छोटे मोटे जो डीलर्स होते हैं ना, जितने भी छोटे मोटे ऐसे लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग उनको मान लो कि जो छोटे मोटे जैसे ग्रोसर्स हो गए या छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, तो उनको अभी रखने को कहीं जगह नहीं है बट उनको रखना है, तो वो ऐसे इनके वेयर हाउसेस में जो है रख सकते हैं। और इनके वेयर हाउसेस में ये लोग रख के एक नॉमिनल अमाउंट पे करते हैं, वो नॉमिनल अमाउंट पे करने के बाद जो है बहुत इजीली जो है उनके वेयर हाउसेस में ये लोग गुड्स जो है इनको रखने को मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये पब्लिक वेयर हाउसेस वाला जो है पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस देखो क्या होता है, आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स। ये भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेयर हाउसेस होते हैं बट इसके अंदर जो है इंपोर्टेड गुड्स आते हैं, यानी मान लो मैंने किसी दूसरे देश से यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है गुड और मेरे को अभी तुरंत जगह नहीं है, मैंने जगह अभी तक तुरंत ये नहीं करवाया है, तो मैं वो इंपोर्टेड गुड्स को जो है वहाँ पे रख सकता हूँ। मेरे को बस थोड़ी बहुत जो भी ड्यूटीज वगैरह है, जो चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा, और जैसे मैंने एक बार कस्टम ड्यूटी पे की वहाँ की, तो मैं उस बॉन्डेड वेयर हाउस से अपना जो है सामान आसानी से निकालवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये था कस्टम ड्यूटी पे वगैरह करने के बाद जो है मैं उसको आसानी से इमीडिएटली जो है निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस क्या है, ये if an importer faces problem in the transportation of goods after making the payment of duty, यानी अगर मान लो कि मैंने सारा सामान वगैरह मंगवा लिया, सब कुछ हो गया और मेरे को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रहा है, यानी यहाँ पे गुड्स तो आ गए हैं, पोर्ट पे अभी खड़ा है इस समय पे, और यहाँ पे मैंने जिसको मैंने बुलवाया था कि जो आके यहाँ पे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, वो बंदा ही नहीं अवेलेबल है, वो आया ही नहीं, तो उस समय पे ड्यूटी वगैरह मैंने पे कर दिया, जितने भी चार्जेस सब पे कर दिए हैं, अब लेकिन मेरे को लेके जाना है, बट लेके जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो ये इंपोर्टेड गुड्स को जो है मैं क्या करूंगा, उन ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में रखूंगा कि इन ये ऐसे गुड्स है जिनके ड्यूटी वगैरह सारे चार्जेस क्लियर है, लेकिन स्टिल इनके जो है कुछ दिक्कतों की वजह से ये इधर से जा नहीं पाया है, तो कुछ टाइम में जो है यहाँ से चला जाएगा, तो जैसे ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में जो है रखे जाते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेस में ज्यादातर जो ये होते हैं ना किसान लोग, ये लोग अपने गुड्स वगैरह जाके वहाँ पे सबमिट करके रखते हैं, जिससे कि उनको, क्योंकि अगेन किसान लोगों के पास भी इतना जगह नहीं होता है, और बहुत से ऐसे छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग होते हैं जो इनको जगह नहीं होता है, तो नॉमिनल चार्जेस लेके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है ऐसे वेयर हाउसेस को, और कुछ नॉमिनल थोड़ा बड़ा चार्ज लेते हैं, और उसके बाद जो है उसको क्या करते हैं, वो लोग सामान उनका रखते हैं। क्या होता है कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस बेसिकली जैसे कोऑपरेटिव जैसे सोसाइटी होती है ना, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि 4-5 लोग मिलके कोई काम करते हैं, तो उसी तरह से कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस भी होती है। 4-5 लोग मिलके क्या करते हैं, 4-5 लोग मिलके कोई पर्टिकुलर वेयर हाउस लेते हैं, और उसी वेयर हाउस में क्या करते हैं, फिर वो लोग सामान वगैरह सबमिट रखते हैं और एक साथ मिलके उसका चार्जेस वगैरह भरते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। देखो नॉर्मल वेयर हाउसेस में और कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, जो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस है ना, वहाँ पे जो है जो ऐसे गुड्स है जो पेरिशेबल इन नेचर है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, तो इसको ठंडी वाली जगह चाहिए, तो ऐसी जगहों पे ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस जो है रखे जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे वो चीजें सिक्योर की जा सकती है। ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए। जो जो आंसर्स आ सकते हैं वो सारे आंसर्स मैंने आपके सामने रखे कि ये आंसर पर्टिकुलरली आ सकता है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो कि यहाँ पे मैंने अभी उसके रिलेटेड पढ़ा दिया है, बस आपको डिस्टिंग्विश अब लर्न करना है। सो लाइफ इंश्योरेंस मरीन, इसका कॉम्बिनेशन आ सकता है, मरीन इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन आ सकता है, मरीन इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इसका कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसके कम से कम आपको 5 पॉइंट लर्न करके जाने, क्योंकि 8 मार्क में नहीं, लेकिन 4 या 5 मार्क में, सॉरी 4 मार्क का जो डिस्टिंग्विश आएगा वहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 5 पॉइंट आपको लिखना है। देन उसके बाद ये आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, इसका डिस्टिंग्विश आ सकता है, इसके भी आपको कम से कम 5 पॉइंट लर्न करके जाने। देन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या फर्क है, इसके 5 से 6 पॉइंट लर्न करके जाने हैं। देन ये छोड़ भी दोगे तो चलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मेरे को नहीं लगता इतना, ठीक है। इतने पॉइंट मतलब रोड कर लेना, अगर इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है तो डिस्टिंग्विश आ सकते हैं, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता कि आएगा, बट स्टिल बाकी जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से करके लेने हैं। इसके बाद इसके नीचे के जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरह से करके लेना है, ताकि आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाए। मैं अभी भी स्टिल एक बात ही बोल रहा हूँ कि चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज चैप्टर 4 में से कम आपको बोर्ड में 15 से 18 या 20 मार्क भी जा सकता है। इस चैप्टर में से 20 मार्क तक का आउट ऑफ 80 में से ये एकमात्र चैप्टर में से आ सकता है आपको, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चैप्टर 4 बहुत अच्छी तरह से, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब मारो, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी कुछ भी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप बिंदास जो है अपने डाउट्स डालो, हम लोग उसका रिप्लाई जो है जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल बी बैक सून विद आवर अनदर न्यू वीडियो।